बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। वेलकम टू सबकी सोच। मैं हूं आपकी जानी पहचानी निम्रा सारिक। जी हाँ, और मैं हूं हसनैन लियाकत। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। नहीं, आप जानी पहचानी है, मैं तो नया नया हूँ। नहीं, अच्छा वैसे आज देखिए थोड़ा सा हमारी ड्रेस की मैचिंग हो रही है। नाज़रीन आपको बताती चलूं कि भरपूर कोशिश की हसनैन ने कि जैसी मैं लग रही हूँ वो अच्छी लग रही हूँ ना, तो बहुत कोशिश की हसनैन ने कि शायद वो भी अच्छे लगे मेरे जैसा रंग पहन के। लेकिन हाँ, हसनैन बिल्कुल ऐसे ही है। कॉपी करना चाहिए अच्छे लोगों को। आप पूछ ले आप क्या लग रहे हैं। मौसम बड़ा अच्छा है, ऊपर से आप मरी से आ रही हैं, तो डेफिनेटली इस वजह से जो है आप भी अच्छी लग रही है। लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर वोटिंग करवाई जाए तो फैसला आसान देख होगा ले, आवाम मतलब के लिए। पूछ लें आप खुद ही। ऑल्दो यू ट्राइड टू कॉपी मी, चलो शुक्र है वो तो थोड़े बहुत रंग हमारे बिल्कुल एग्जैक्टली मैच नहीं हो पाए, लेकिन आपने भरपूर कोशिश की। 10 on 10 मैं कहता हूं खवातीन से किसी किस्म की कोई बहस नहीं करनी चाहिए, अक्लमंदी इसी में होती है। 10 on 10 फॉर द एफर्ट। मैडम, अक्लमंदी इसी में होती है। आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू। चले जी आगे बढ़ते हैं, क्या इरादा है? जी आगे बढ़ते हैं, और मेरे लिए बहुत ही अच्छी खबर है। जो खवातीन है नहीं, मतलब कि मेरे पास आप लोगों के लिए, खवातीन के लिए, और स्पेशली जो खवातीन स्टूडेंट्स हैं, खवातीन टीचर्स हैं, और मेरा ख्याल है कि ये खबर सुन के निम्रा आप भी कोशिश ये करेंगी कि वापस से मास्टर्स में एडमिशन ले लिया जाए। अच्छा, वैसे लेना है मैंने। अच्छा, आपने लेना है तो फिर जो खवातीन स्टूडेंट्स, खवातीन स्टूडेंट्स के लिए, खवातीन टीचर्स के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने जो फेडरल की बस सर्विस है उसको एक्सटेंड करने का फैसला किया, और पिंक बस सर्विस चलाने का फैसला किया गया है हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से। और इस पिंक बस सर्विस को मुतारिफ करवाया जाएगा तकरीबन 7 अगस्त को, और 7 अगस्त के बाद ये इस्लामाबाद के जितने भी बड़े शहर हैं, बड़ी जगह हैं, कारोबारी मराकज़ हैं, बड़े स्टॉप्स हैं, उनमें ये पिंक बस सर्विस स्टार्ट होगी, और उसमें इस्तेफादा आप उठा सकते हैं। आप अगर स्टूडेंट हैं, आप ये देखिए पिंक बस सर्विस की आपको विजुअल्स भी नजर आ रहे होंगे। मेरे ख्याल है यही पिंक बस सर्विस थी जो कल आप मुझे नोटिफाई करवा रही थी कि ये क्या है, तो वो मेरे ख्याल है कि इसकी कौन सी क्या कहते होते हैं अभी टेस्ट किया जा रहा था। अभी टेस्ट किया जा रहा था। खैर ये अच्छी बात है हसनैन ने। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भी जो हिदायत है उन पर ये शुरू की गई, और ये सर्विस दारुल हुकूमत के तमाम अहम रास्तों पर चलाई जाएगी। इस इक़दाम का मकसद लड़कियों की तालीम और ख़वातीन को बाइख्तियार बनाना है। वुमेन एम्पावरमेंट का जो हमारा एक बहुत बड़ा मसला है हमारे मुल्क में, उसके लिए ये बहुत अच्छा इक़दाम है। और ये सर्विस मुफ्त भी होगी, फिर महफूज ट्रांसपोर्ट। अच्छा, जैसे अक्सर आपको नहीं लगता कि हमारे यहाँ जब गवर्नमेंट को इस तरह की ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड कोई चीज़ अनाउंस करती है तो फिर साथ ही पहले शुरू में हमें खबर दी जाती है कि मुफ्त होगी, फिर कुछ दिन के बाद उसके पैसे आ जाते हैं। अभी इसमें भी ऐसे ना हो। ये क्योंकि वुमेन एम्पावरमेंट की वजह से है, तो इस वजह से मेरा ख्याल है कि इसमें वापस पैसे नहीं आएंगे। चलो अच्छी बात है अगर ऐसे ही हो तो। स्पेशली आपने बात नोट करवाई कि वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, खवातीन की एम्पावरमेंट के लिए, क्योंकि खवातीन की तादाद भी मुल्क में काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, तकरीबन 52% खवातीन है। तो मेरा ख्याल है कि अब जब ये सर्विस चलेगी, और इसमें जो एक पॉइंट है निम्रा जिसका आपने भी जिक्र किया कि इसकी मुसलसल निगरानी की जाएगी ताकि इसकी जो कामयाबी है उसको यकीनी बनाया जा सके। ये तो अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन मेरे पास भी आपके लिए एक अच्छी खबर है, आपके लिए, या फिर जो खेलों के शायकीन हैं या जो खेल देखना पसंद करते हैं, खासतौर पर स्क्वॉश। पाकिस्तानी स्क्वॉश खिलाड़ी हुज़ैफा शाहिद की शानदार कामयाबी की खबर है जी। पाकिस्तानी स्क्वॉश खिलाड़ी हुज़ैफा शाहिद ने हांगकांग जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप में अंडर 13 का टाइटल जीत लिया है। क्या बात, अच्छी खबर है। कोई और तफसीलात हैं इसके पास? जी हाँ, इसके साथ ही पाकिस्तानी स्क्वॉश खिलाड़ी नासिर इकबाल ने भी ऑस्ट्रेलिया में बीगा ओपन स्क्वॉश के फाइनल में कामयाबी हासिल की, और हुज़ैफा शाहिद ने फाइनल में हांगकांग के विंग होकियो को 6-11, 8-11 और 4-11 के स्कोर से शिकस्त दी। हुज़ैफा शाहिद के हवाले से निम्रा आपको बताता चलूं कि इससे कबल ऑस्ट्रेलियन जूनियर ओपन में भी अंडर 13 के ये टाइटल जीत चुके हैं, और एशियन जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप के अंडर 13 कैटेगरी में सिल्वर मेडलिस्ट भी रहे हैं। गुड, वेरी गुड हुज़ैफा शाहिद, आपको मुबारक हो। और ये अच्छी खबरें शुरू में जब हम शेयर कर रहे थे नाज़रीन के साथ, तो वो चेहरे हमारे भी खिलखिला उठते हैं। अच्छा, लेकिन एक और खबर, बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है ये हसनैन, वो आपके साथ शेयर करती चलूँ कि दुनिया भर में रोजाना लाखों की तादाद में स्मार्टफोन्स जो होता है वो फरोख्त हो रहे होते हैं आजकल। आप देखें, बल्कि आप किसी खेती बाड़ी करने वाले को देखेंगे तो उसके हाथ में भी जो फोन, और शायद वो किसी नहीं वो खेती बाड़ी करते हुए ना साथ साथ वीडियो देख रहा होता है, कुछ टिकटॉक पे देख रहा होता है, कुछ फेसबुक देख रहा होता है, सब कुछ हो रहा होता है। तो मतलब स्मार्टफोन आजकल खासतौर पे हर दूसरे शख्स के पास जरूर मौजूद है। लेकिन आप लोगों को ये भी बताते चलें कि कौन सा फोन ऐसा है जिसने लोगों की तवज्जो सबसे ज्यादा हासिल की, जो सेंटर ऑफ अटेंशन रहा। इसका जवाब एक नई रिपोर्ट में दिया गया है कि दुनिया में इस वक्त सबसे ज्यादा फरोख्त होने वाला स्मार्टफोन किसी
एंड्रॉइड डिवाइस बनाने वाली कंपनी का नहीं, कि ऑब्वियसली एप्पल का आईफोन 15 है। अभी जब ये आईफोन 15 आया था लास्ट ईयर तो हम लोगों ने रिव्यूज देखे थे कि भाई जल्दी हीट अप हो जाता है, इसका ये इशू है, ये इशू है। लेकिन आप देखें नई रिपोर्ट के मुताबिक आईफोन 15 सबसे ज्यादा बिकने वाला फोन है और दर हकीकत दुनिया में सबसे ज्यादा फरोख्त होने वाले 3 स्मार्टफोन्स जो हैं वो तीनों के तीनों ही आईफोन के 15 सीरीज जो है उसके हैं। काउंटर पॉइंट रिसर्च की रिपोर्ट है जी, जिसके मुताबिक अप्रैल से जून 2024 के दौरान दुनिया भर में एप्पल के आईफोन 15 का गलबा रहा। इसी अरसे में मजमूई मार्केट शेयर में आईफोन 15 का हिस्सा 4.1% रहा। 3.7% जो है मार्केट शेयर के साथ दूसरा नंबर आईफोन 15 प्रो मैक्स के हिस्से में आया, जबकि उसके बाद क्या हुआ गया? जी हाँ, इसके अलावा 3.1% का मार्केट शेयर आईफोन 15 जो कि तीसरे नंबर पे है। सो ये जितने भी शेयर्स हैं अगर आप देखा जाए तो आईफोन सबसे पहले नंबर पे है, फिर आईफोन 15 बैग पार्डन पहले नंबर पे है, प्रो मैक्स दूसरे नंबर पे है और 15 प्रो तीसरे नंबर पे है। सो ये जितनी भी चीजें हैं आईफोन के जो यूजर्स हैं ये बता रही हैं कि दुनिया में बहुत ज्यादा बढ़ रही है। और वैसे अगर देखा जाए तो आईफोन एक सोल कंपेटिटर है और एंड्रॉयड में तो आपको डिफरेंट ब्रांड्स मिलते हैं, सैमसंग से लेके कहां तक जाते हैं, लेकिन एप्पल इस वक्त स्टैंड आउट कर रहा है बिकॉज ऑफ देयर यूनिकनेस कह सकते हैं या फिर स्टेटस सिंबल कह सकते हैं, वो बन चुका है। एप्पल सिंबल बन चुका है कि भाई क्वालिटी का ना, तो वो जो भी शख्स अब नया फोन लेने का सोचता है अगर वो अफोर्ड कर सकता है तो वो जरूर आईफोन की तरफ जाता है। और ये रिपोर्ट जो है वो उसको जाहिर भी करिए। अच्छा जी, एक और खबर हम आपके साथ शेयर करते चलें। सऊदी अरब की मुस्तकबिल की जो है उन्होंने एक नई तर्ज का 15 नए स्टेडियम्स बनाने का इंकशाफ किया। सऊदी अरब ने 1 दिहाई बाद होने वाले वर्ल्ड कप की मेजबानी के लिए 15 डिस्टोपियन तर्ज की ये स्टेडियम्स जो हैं वो बनाने का इंकशाफ किया, जो कि 2034 वर्ल्ड कप की मेजबानी करेंगे। और इन स्टेडियम में से एक जो है वो आप कह सकते हैं कि मतलब ये नई तर्ज के स्टेडियम्स बनने जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और एक न्योम में दी लाइन पर वाक़या है ये 15 स्टेडियम्स 4 शहरों रियाज, जद्दा, अल-खुबर और अबहा के साथ साथ ज़ेर तामीर तरक्याती मंसूबे दी लाइन में वाक़ है। और फीफा इस दिसंबर में सऊदी अरब को 2034 वर्ल्ड कप की मेज़बानी के लिए तस्दीक करने वाली है, क्योंकि इस इवेंट के लिए सऊदी अरब वाहिद बोली दहिंदा है। सो सऊदी अरब भी कतर के बाद उनको भी शौक आया कि वो किसी तरह से फीफा वर्ल्ड कप की मेज़बानी करें और वो मेज़बानी करने जा रहे हैं। एक तरह से अच्छी बात है कि मुसलमान ममालिक या अरब ममालिक की तरफ इसका जाना, और मे भी हसनैन हो सकता है कि फ्यूचर में कभी हम ये कहें कि पाकिस्तान भी मेजबानी करने जा रहा है। पाकिस्तान इस वजह से नहीं कर सकता कि हम काफी ज्यादा पीछे हैं फाइनेंशियली, लेकिन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आपने मेरी उम्मीद को उधर ही खत्म कर दिया। आपके लिए मैं बताता हूँ, जिससे आपने मुसलमान ममालिक की बात की। जी, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। यौम इस्तेहसाल कश्मीर रैली नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार खिताब कर रहे थे, आपने सुना। और जैसे आज देख भी सकते हैं कि 2019 को जो ज्यादती और जुल्म और बर्बरियत की एक और मिसाल भारत ने कायम की थी, उसके असरात आज तक हमारे कश्मीरी मुसलमान बहन भाई देख रहे हैं, जो कि इंतहाई गलत है। यहाँ पे अक़वाम मुत्तहिदा और पूरी दुनिया का बल्कि किरदार बनता है। चले जी, इस सब पे बातचीत करेंगे एक ब्रेक के बाद। आपने हमारे साथ ही रहना है। वेलकम बैक टू शो। अब हम बात करेंगे बारिशों की। मानसून का मौसम है और मुल्क इस वक्त बारिशों से भी जल थल है, और साथ अगर बात की जाए तो बारिशों का जो सिलसिला है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। NDMA की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता 1 माह से जारी तूफ़ानी बारिशों में मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में हादसात के बायस 104 अफराद जाँ बाक हो चुके और 216 ज़ख्मी हो चुके, और तूफ़ानी बारिशों से 490 घरों को नुकसान पहुंचा और 118 मवेशी भी सैलाब की नजर हो गए। अल्लाह, बहुत ज़्यादा नुकसानात हो रहे हैं जी। मूसलाधार बारिशों की जो बारिशें इस वक्त जारी हैं उनसे सबसे ज़्यादा अम्बात 39 पंजाब में हुई हैं। खैबर पख्तूनख्वा की अगर बात करें तो 34, सिंध में 22, बलोचिस्तान में 5 और आज़ाद कश्मीर में 3 और गिलगित बल्तिस्तान एक शख्स की जान जो है वो जाँ बाहक होने की इत्तलात हमारे पास आ चुकी हैं। अच्छा, इस वक्त कराची से हमें ज्वाइन करें आबदा खान, हमारी रिपोर्टर है। आबदा, अस्सलाम वालेकुम। आबदा, बताइएगा आज सबसे पहले तो मौसम कैसा है कराची का, फिर उसके बाद खुदा न ख्वास्ता क्या अपडेट्स आई हैं आपके पास? ये जो बारिशें हुई, सिलसिला ना थमा और उसकी वजह से क्या कोई नुकसानात वगैरह हुए? जी, मौसम तो बारिश के बाद जो है सुहाना ही हो जाता है, खुशगवार हो चुका है कराची का मौसम। और कराची में आज भी दूसरे वक्त से जो है बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। कराची के वस्ती और मगरबी और चंद मशरकी इलाकों में भी गुज़श्ता रात जो है मूसलाधार बारिश हुई है, और इस वक्त जो है सुबह सवेरे की कराची में जो है बूंदाबांदी का सिलसिला जारी रहा। मौसम बहुत खुशगवार हो चुका है। इस वक्त जो है बहरे अरब से राजस्थान से आने वाली जो मानसून हवाएं हैं
वो 7 अगस्त तक कराची समेत सिर्फ पर असरअंदाज रहेंगे। और इसके अलावा MDLA की जानिब से कराची में शामिल किया जाता है। अच्छा आबदा, मुझे ये भी बताइएगा कि कराची में जिस तरह सैलाबी सूरत हाल बन जाती है, उसमें अभी जिस तरह निमरा जिक्र कर रही थी, तकरीबन 22 लोगों की हलाकत हुई है सिंध में। इसमें से कितने लोग कराची के हैं, और फिर कराची में जो सैलाब जैसी सूरत हाल होती है उस पर काबू पाया जाता है, या फिर उसी तरह की सूरत हाल ही रहती है अगले आने वाले दिनों में भी? जी बिल्कुल, बारिश से इस तरह की जो सिचुएशन है वो सामने आती है, लेकिन ये है कि कराची में जो है अगर हम सड़कों के हवाले से बात करते हैं, रोड के हवाले से बात करते हैं, तो वहाँ पर जो है काफी पानी जमा हो जाता है, जिससे जो तालाब का मंजर पेश कर रही होती है, और जिससे जो है इसके अलावा जो है बिजली की जो फराहमी है वो भी मुअत्तल हो जाती है, जिससे बहुत ज्यादा शहरियों को जो है परेशानी का सामना करना पड़ता है। अगर रात की बात करें, जो रात बारिश हुई है तो उसमें सबसे ज्यादा नाज़िमाबाद में बारिश हुई है, जिसमें एक रोड का जो हिस्सा है वो बैठ जाने से जो ट्रैफिक रफ्तारी भी शदीद मुतासिर हुई है। शहरी जो है वो अपनी मदद आज के तहत जो है वहाँ से निकलने की कोशिश करते रहे, और जो रोड बैठ चुका है उसको भी अपनी मदद आज के तहत वहाँ पर जो है हिफाजती दीवारें लगाई गई हैं। शुक्रिया आबदा, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट्स दी। इसके बाद हम थोड़ा सा रुख करेंगे बालाकोट का, जहां नुमाइंदा फरीद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। फरीद, आपको खुश आमदीद कहते हैं। स्पेशली बालाकोट की सूरत हाल से भी हमें आगाह कीजिएगा, लेकिन आगे अगर नारान की बात की जाए तो हालात वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा संगीन हैं। लोग वहाँ पे अपनी मदद आपके तहत शहरियों को रेस्क्यू कर रहे हैं, और जो पुल है वो टूट चुका है। नारान की सूरत हाल से हमें आगाह कीजिएगा। जी बहुत शुक्रिया। शहर कागान गुज़श्ता एक हफ्ते से बंद है, और मांडरी के मकान पर मैन शहरा पर जो पुल लोहे का लगाया हुआ था वो पुल तुगयानी आने से, सैलाबी रेल आने से बह गया था, जिसकी वजह से 20,000 की आबादी वहां पर मुतासर हुई। और नूर नाले की बात करें तो वहां पर सैलाबी रेला पहली मरतबा नहीं आया, ये 2022 और 2023 में भी आया था, और उस वक्त ये पुल के ऊपर से गुजर गया था, लेकिन उसके बाद कोई सूबाई हुकूमत ने तदारक के लिए इकदाम नहीं किए थे, जिसकी वजह से इस मरतबा ज्यादा रेला आया। और एक और बात बताता चलूं कि वहां पर जो मानूर नाला है, इस नाले के ऊपर हर साल क्लाउड बर्स्ट आता है, और क्लाउड बर्स्ट जहां भी आया उसकी वजह से बहुत बड़े रेले और सैलाबी तबाही का खतरा होता है। इसके लिए वहां पर चेक डैम बनानी थी, लेकिन इस वक्त आपको बताता चलूं कि इस नाले की वजह से 2 अफराद जाँ भाग हुए थे, दर्जनों घर तबाह हुए थे, 2 पंचक्कियां तबाह हुई थी, 2 बिजली की टरबाइनें तबाह हुई हैं, और 10 राब्ता पुल जो हैं वहाँ मानूर वैली में वो तबाह हुए थे। इसके अलावा 18 दुकानें बिल्कुल तबाह, और 40 जो दुकानें हैं उनमें पानी दाखिल होकर वो भी भर चुकी थी। इसके अलावा 20 ट्राउट फिश फार्म जो है वो भी इस तबाही का शिकार हुए, जबकि NHA और सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा और दीगर लोगों ने वहां पर जाकर इसका विजिट किया, और उसका जायजा लेने के बाद इस नतीजे पर पहुंचे कि ये काम जो है ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी करेगी। लेकिन वहां पर काम करने में दुश्वारी का सामना पेश आ रहा था कि मुसलसल बारिशें और पीछे से नाले में जो तुगयानी आ रही थी उससे भाव में इजाफा होता रहा था। और गुज़श्ता रोज जो पुल लगाया था राब्ता पैदल, वो पुल भी रात को बह गया था। अब ताज़ा तरीन सूरत हाल है कि वहां पर पैदल रास्ता भी बंद है, जिसकी वजह से 20,000 की आबादी जो मकामी है और लाखों जो होटल के जो कारोबारी वाबस्ता अफराद है उससे मुतासर हुए। अच्छा फरीद, ये भी बताइएगा कि हमने देखा कल जब पुल वगैरह टूट चुके हैं काफी रोज पहले से ही, तो मांडरी पुल टूटने की वजह से कुछ लोगों ने आर्जी तौर पर कोई पुल खड़ा किया, इसमें कितनी सदाकत है, वो कितना मतलब पायदार हो सकता है, या उससे भी ऑब्वियसली बहुत सारे खतरात हो सकते हैं। सयाह बहुत ज्यादा मुतासर हुए, और एग्जैक्टली किस जगह से रोड जो है वो बंद हो चुका है? जी बिल्कुल, ये मांडरी बाजार है, मेन रोड है शहर कागान, जहाँ पर ये बेली ब्रिज कहते हैं, लोहे का पुल लगा हुआ था, ये तबाह हुआ था मुकामी लोगों की मदद से। और फिर ये चाइनीज जो वहाँ पर सुखी किनारे डैम के कंपनीज काम कर रही है, उन्होंने अपनी मशीनरी भेजकर वहाँ पर ये एक तरह के सीमेंटेड जो आते हैं मोटे पाइप, वो पाइप डालकर उन्होंने आर्जी रास्ता बनाया था। लेकिन रात को तुगयानी ज्यादा आई, और वो पहले छोटी गाड़ियां गुजर रही थी, जो ऊपर उन्होंने मट्टी डाली थी वो भी चली गई, और जो पाइप डाले गए थे वो भी चली गई। इस वक्त सूरत हाल है कि मांडरी का वो जो आरजी पुल बनाया गया था पैदल, वो भी आज बह गया है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये भी बताइएगा प्रिसाइसली कि जो बहुत सारे ऐसे सयाह हैं जो कि नारान कागान का रुख करते हैं इन दिनों में, तो कहां तक वो जा सकते हैं और कहां पे जाके वो स्टे कर सकते हैं, और कहां से रोड बंद है? जी ये बालाकोट से 45 किलोमीटर के फासले पर
मांडरी वाक़ है। मांडरी से पहले बालाकोट से आगे 30 किलोमीटर के फासले पर पारस का मुकाम आता है, जहां से लेफ्ट साइड पे शारान रैली एक नया स्पॉट है, जबकि शोगरान खुला हुआ है और जो टूरिस्ट आना चाहे वो उनके लिए शोगरान तक सड़क, हर किस्म की सड़क जो है वो क्लियर है। ठीक हो गया। और नारान कागान का इस वक्त राब्ता ज़मीनी तौर पे मुनक़ते है और आप ये कह रहे हैं कि जो भी टूरिस्ट आए वो केवाई के मुकाम से शारान जा सकता है, पारस रुक सकते हैं और पारस से शारान जा सकते हैं। नारान कागान का रुख करने के लिए कोई भी सयाह आप मेरे ख्याल है अभी उसको बिल्कुल दावत नहीं दे रहे जाना चाहिए। हाँ बिल्कुल जी, यहाँ पर आप बात करें, यहाँ पर इंतजामिया ने अलर्ट भी जारी किया है और हमें बताया गया प्रेस रिलीज के आप सयाह जो है वो नारान और कागान का रुख ना करें। अगर जो आ चुके हैं या आना चाहते हैं वो शोगरान और शरान या पारस तक आ सकते हैं, उससे आगे बिल्कुल अगले अलर्ट तक के लिए वो बिल्कुल वहाँ उनके लिए जाना मना है, क्योंकि सड़क ही नहीं है। ठीक हो गया। चलें डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने के लिए, अपडेट करने के लिए। नाज़रीन, यहीं से अब आपको लिए चलते हैं सवात से हयात चमन हमें बताएंगे कि क्या सूरत हाल है। हयात, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। बताइएगा क्या सूरत हाल है सवात के मौसम की, खुदा न ख्वास्ता क्या रिपोर्ट सामने आई जो गुज़श्ता बारिशें हुई उसकी वजह से? जी बिल्कुल, सवात में भी मानसून बारिशों का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से मौसम काफी खुशगवार हो गया है और गर्मी का जो जोर था वो टूट चुका है। लेकिन मैं यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि अब तक मुतवक्की जो बारिशें थी या जिस तरह की बारिशों का खदशा था वो अभी तक नहीं हुई, इसलिए दरिया और नदी नालों में ज्यादा तुफियानी नहीं आई। गुज़श्ता रोज बारिश की वजह से कालाम के मेन चारा पर कालमदुकी के मकाम पर लैंडस्लाइडिंग हुई थी, जिसकी वजह से कालाम रोड हर किस्म के ट्रैफिक के लिए बंद हो चुका था। ताहम अपर स्वाट डेवलपमेंट अथॉरिटी और एनएचए के एहलकार भारी मशीनरी के हमरा वहां पर पहुंचे और सड़क से मलबा हटाकर हर किस्म के ट्रैफिक के लिए खोल दिया। जबकि जालबंद रोड पर नदी में तुफियानी से आरजी पुल भी बह गए थे, जिसकी वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इस वक्त बालाई इलाकों खासकर सियाती मकामात कालाम, माउडन, मालमजबा, म्यादम और गबिनजबा को जाने वाली तमाम रास्ते जो है खुले हैं और सयाह बिला खौफ खतर इन इलाकों का रुख कर सकते हैं और उन हसीन मनाजिर से लुत्फानंदोज हो सकते हैं। लेकिन दूसरी जानिब जिला इंतजामिया की जानिब से लैंड स्लाइडिंग और नदी नालों में तुगयानी की मुमकिन खतरे के पेश नजर सयाहों को गैर जरूरी सफर से इज्तनाब की हिदायत की है। डिप्टी कमिश्नर स्वाद ने तमाम मुतालिका इदारों को अलर्ट रहने के अहकाम भी जारी किए हैं और इनको किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार रहने का कहा गया है। जबकि जिले हेडक्वार्टर में हालिया बारिशों के मौजूदा स्पेल के दौरान कंट्रोल रूम भी कायम किया जो 24 घंटे खुला रहेगा। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिशों का ये सिलसिला जो है आइंदा 24 घंटों तक जारी रहने का इम्कान है। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच हयात, आपने हमें ज्वाइन किया और हमने आगाह किया आपको बालाकोट नारान के वेदर से, फिर उसके बाद सवात हम आपको लेके गए और फिर कराची से भी हमने आपको वेदर की अपडेट दी। बिल्कुल, और यहाँ पे अपने नाज़रीन को और ख़ासतौर पे हसनैन सयाहों को बताते चलें कि अगर आप लोग इरादा रख रहे हैं कहीं जाने का तो प्लीज़ ये मौसम इंतहाई बुरा है तो अभी अवॉइड करें प्लीज़। और जो लोग स्टक हैं उनके लिए हमारी बहुत सारी दुआएं कि अल्लाह ताला खैर खैरियत से उनको वापस अपने घरों तक लेकर आए। नाज़रीन, यहाँ पे शामिल करने लगे एक ब्रेक, आपने हमारे साथ ही रहना। वेलकम बैक टू शो। अब मुल्क की सियासत की बात करेंगे, जहां पे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने 14 अगस्त के प्रोग्राम की तैयारियों के हवाले से 10 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी है, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। कमेटी की सरबराही वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल करेंगे। और दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हुकूमत को असम्बलियाँ तहलील करने का या फिर तोड़ने का और मुल्क में नए इलेक्शन करवाने का मशवरा दे दिया। वेरी नाइस, बड़ा जल्दी याद आ गया, चलो शुक्र है अभी कुछ ज़्यादा महीने नहीं हुए। सेक्रेटरी जनरल जो है पीपल्स पार्टी के सैयद नैयर हुसैन बुखारी, उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत को ये लगता है या कोई खतरा है तो वो असेंबली तहलील कर दें और मुल्क में इलेक्शन करवा दें। बड़ा आसान है जैसे इलेक्शन करवाना रोजाना। हसन, आप मेरे साथी तज्जियाकार हैं, आपको क्या लगता है इतना आसान होता है? मुल्क की सूरत हाल जिस तरह की है इसमें तो इलेक्शन क्या है, इसमें मुल्क ये बात करना भी हम अफोर्ड नहीं कर सकते। खैर जी, आगे खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की भी आपको कुछ अपडेट देते चलें, क्योंकि गवर्नेंस से मुतालिक कुछ शिकायत मौसूल हुई बानी पीटीआई को। तो बानी पीटीआई ने फिर 3 रुकनी कमेटी कायम कर दी है जो वज़रा और इंतजामी सेक्रेटरीज के इल्जामात की तहकीकात करेगी। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की अगर बात की जाए तो उनकी एक रिपोर्ट के मुताबिक जो केपी के गवर्नमेंट है वो पुलिस जो उनकी है सॉरी वो करप्ट तरीन है और औसतन रिश्वत 1,62,000 रुपए तक है। दूसरी जानिब ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट पर 6 साल बाद भी अमल दरामद ना हो सका है। क्या ऐसी शिकायत हैं जो बानी को मौसूल हुई, वो बातचीत करने के लिए शौकत फराचा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शौकत साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शौकत साहब, क्या लगता है आपको केपी के में क्या इतने मसाइल हैं और इमरान खान को क्यों इतना जल्दी, मैं तंजिया कह रही हूँ, इतना जल्दी कैसे उनको याद आ गया कि अब उनको नोटिस लेना चाहिए और कोई कमेटी बनाने की जरूरत है?
ये बात दुरुस्त है कि इतना जल्दी क्यों याद आया। 15 ये तीसरी टर्म है उनकी केपी में गवर्नमेंट की। और लेकिन देखें, केपी इज नॉट इन आइसोलेशन। केपी पार्ट ऑफ द कंट्री है। जो कल्चर है केपी पाकिस्तान पुलिस कल्चर की बात कर रहा हूँ, या जो मामलात होते हैं वो एक जैसे होते हैं। और ये भी नहीं है कि केपी पुलिस जो है वो बिल्कुल बिल्कुल एक्सक्लूसिव फॉर केपी हो। मोस्ट ऑफ जो ऑफिसर्स हैं वो तो सीएसएस करके जब पुलिस सर्विस में आते हैं तो हाई ऑफिशियल तो उधर से जाते हैं। लेकिन किसी हद तक मैं ये जरूर कहूंगा, पानी पीटीआई कमेटी बना लें, किसी हद तक केपी की पुलिस ने बड़ा किरदार अदा किया है। कल ही यौम शोदा था और जिस तरह से दहशतगर्दी के खिलाफ खास तौर पर केपी पुलिस ने कुर्बानियां दी हैं, खिदमात सर अंजाम दी हैं कि उनके थानों पे अटैक होते रहे। 2013 में सवात एरिया था, अब डीए खान लकी मरवत टांक एरिया है, जो पुलिस कंसिस्टेंटली अंडर अटैक आती है। लेकिन जो गवर्नेंस के मसाइल हैं वो अगर सिर्फ पुलिस नहीं है, बाकी जो डिपार्टमेंट्स हैं सबका एक ही हाल है, पाकिस्तान का ओवरऑल एक ही हाल है। और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल सिर्फ केपी पुलिस की बात कर रही है, पंजाब पुलिस हो या सिंध पुलिस हो या बलूचिस्तान पुलिस हो, मामलात एक जैसे हैं। इसमें किसी एक को पॉइंट आउट करके दूसरों को एब्जॉल्व करना ये भी थोड़ी सी ज्यादती है। बिल्कुल आपका प्राचा पॉइंट ठीक है। साहब, कहा यह जाता था कि इमरान खान साहब की क़यादत में जो केपी पुलिस है, केपी के इदारे हैं, वो काफ़ी करप्शन से फ्री हो चुके थे। करप्शन ख़त्म तो नहीं हुई थी, लेकिन इस वजह से भी तशवीश का इजहार किया जा रहा है कि वहाँ पे अब करप्शन का इंडेक्स पंजाब से भी ज़्यादा है। नहीं, मैं बता रहा हूँ कि जो कल्चर है उस कल्चर को ओवरनाइट खुद खान साहब भी अगर चाहते तो नहीं तब्दील हो सकता था क्या? जब महमूद खान वजीर आला थे वो करप्शन रुक गई थी, या उससे पहले परवेज खटक साहब वजीर आला थे, करप्शन रुक गई थी? ये इतनी डीपली पेनिट्रेटेड है ये करप्शन का कल्चर हमारे सिस्टम में। लेकिन अच्छी बात है अगर पार्टी एहतसाब करना चाह रही है अपने उन लीडर्स का जो इस वक्त एट द हेम ऑफ अफेयर हैं, तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन माजी में भी कमेटियां बनती रही, माजी में भी ऐसी बातें आती नहीं, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ा। और चूंकि ये अभी नहीं आ रहा है, इनकी तीसरी टर्म में, फिर कहूंगा पीटीआई की तीसरी टर्म है और तीसरी टर्म भी खान साहब के अंडर ही है। तो पहले 2 टर्म्स का कोई कहे कि मुझे ज्यादा अच्छा रिजल्ट था, तो ऐसी बात नहीं थी। रिफॉर्म का एक कल्चर अपनाया गया था। एक आईजी साहब इधर रिफॉर्म के लिए आए थे, लेकिन उन आईजी साहब को जब पंजाब में भेजा गया तो फिर पंजाब में उस्मान बुज़दार की गवर्नमेंट में उनको काम नहीं करने दिया और उन आईजी साहब ने रिजाइन कर दिया था। वो रिफॉर्म्स के लिए ही गए। अच्छा शौकत साहब, मेरे जो क्वेश्चन अभी मैं पूछने लगी हूँ इसको एक जनरल वे में एड्रेस कीजिएगा प्लीज। कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की फॉर एग्जांपल इस केस में जो अभी रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक केपी पुलिस जो है वो करप्ट तरीन पुलिस है। तो ये इस तरह की जो रिपोर्ट्स आती हैं ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की होगी या दीगर किसी भी इदारे से, तो ये किन ग्राउंड्स पे होती हैं, कितना ऑथेंटिक होती है, हम इन पे रिलाई कर सकते हैं या नहीं? कितनी होती है? बिल्कुल 100% क्रेडिबिलिटी का तो एक एब्सोल्यूट टर्म्स में तो ऑलवेज एक डाउट होता है। हाँ, कि 100% उसकी एक्यूरेसी। और यहाँ पाकिस्तान में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के एक बॉस हुआ करते थे, वो तो एक पार्टी के मुखालिफ और दूसरी पार्टी के साथ उनकी तो अलाइनमेंट थी। ये भी पाकिस्तान में कोई ढकी छुपी बात नहीं है। वो किसी दौर में तो बहुत करीबी थे उस वक्त के वजीर आजम या उस वक्त की जो पार्टी रूलिंग थी। फिर खास तौर पर जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ऐसी रिपोर्ट्स छापती थी। फिर बाद में कुछ रिपोर्ट्स को बैक ट्रैक भी किया गया। इसलिए मैं फिर कहूंगा कि मैं ज्यादा बात नहीं करना चाह रहा। वो काम करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन 100% इम्पार्शियलिटी से काम करना पाकिस्तान में कोई इतना ट्रांसपेरेंट नहीं रहा इस ऑर्गेनाइजेशन का। खास तौर पर मैं कह रहा हूँ, एक पार्टी को वो छूट देते रहे और दूसरी पार्टी के खिलाफ वो ऐसी भी बातें करते रहे जो बाद में गलत साबित हुई। और इन दिस केस भी उन्होंने अपनी फाइंडिंग्स दी हैं। आप किसी को आप मना नहीं कर सकते कि वो अपनी फाइंडिंग ना दें, लेकिन ये कहना कि एक सूबे की पुलिस बहुत अच्छी है जिस पे हमें सबसे ज्यादा एतराज है, और दूसरे सूबे की पुलिस जो है वो करप्ट है जिसने बहुत सारी कुर्बानियां दी हैं,
तो वो यार्ड स्टिक जो है एक होना चाहिए। प्राज साहब, आई थिंक वी गॉट योर पॉइंट, और बड़ा फेयर आपने एनालिसिस किया, क्योंकि अगर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की बात की जाए तो पिछले 20 साल से इसी तरह अपने पैंतरे बदलती है, और इतने ही बुरे हालात होते तो केपीके की जो आवाम है वो तो 4 साल बाद अपने हुक्मरान बदला देती है। इस दफ़ा वो 12वां साल है उनको पीटीआई के साथ, सो ये भी तो है। देखिए ना, 12वां साल, अभी जो 8 फरवरी का इलेक्शन हुआ, अब बात और ब्रॉडर हो जाएगी। अब परफॉर्मेंस पे या गवर्नेंस पे तो ये इशू आया ही नहीं है। मसलन किसकी गवर्नमेंट में क्या कंट्रीब्यूशन रही वो तो इलेक्शन वाले उस था ही नहीं, वो तो मासूमियत या मजलूमियत पे था। और जिस तरह केपी में इलेक्शन हुआ, उसके रिजल्ट्स आए, वो परफॉर्मेंस की बुनियाद पर ना लोगों ने वोट दिया, ना परफॉर्मेंस की बुनियाद पे असेसमेंट हुई कैंडिडेट्स की। और वैसे भी पाकिस्तान में इलेक्शन जब भी होता है, मसलन 2018 का इलेक्शन था, 2018 से पहले 13 वाले इलेक्शन में जो 5 साल थे, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी पीएमएलएन की, लेकिन वो 2018 के इलेक्शन के रिजल्ट तो आपके सामने हैं। सिमिलरली 2008 से 2013 पीपल्स पार्टी ने आईनी तौर पर बड़ी कामयाबियां हासिल की, लेकिन इशू टेररिज्म आ गया और पीपल्स पार्टी, एएनपी और एएमक्यूएम को तो दहशतगर्दी का थ्रेट था। दहशतगर्द उनको कहते रहे कि आप कन्वेंसिंग भी नहीं कर सकते, आप जलसे भी नहीं कर सकते, ना हुए। क्या वो गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस पे इलेक्शन हुआ था? इसलिए जब खास तौर पर इलेक्शन या इलेक्शनियरिंग की बात की जाए तो बाद का इन दैट केस इन पाकिस्तान अक्सर औकात वो गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस, जो इनकम्बेंसी है, वो भी नहीं डिबेट होती, और दूसरे की जो परफॉर्मेंस है या उनका जो मंशूर है। मुझे ये बताएं, कितने सियासी वर्कर्स को अपनी अपनी पार्टियों के मंशूर का इल्म होगा कि हमारी पार्टी क्या चेंजेस लाना चाह रही है? तो खास तौर पर ये जो फरवरी में इलेक्शन हुआ, इसमें तो मुहर्रकात भी और थे, इसमें वोटर्स का जो एटीट्यूड था वो परफॉर्मेंस की असेसमेंट वाला था ही नहीं। अच्छा शौकत साहब, नैयर हुसैन बुखारी का हुकूमत को ये मशवरा देना कि असम्बलियाँ तोड़ दें और आप नए इंतखाबात की तरफ चले जाए अगर आपको कोई खतरा है, पहली बात तो ये कि आप भी उसी हुकूमत का हिस्सा हैं। दूसरी बात ये कि क्या इंतखाबात करवाना या इस तरह के मशवरे देना वाइल यू आर अ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, तो ये बनता है पीपल्स पार्टी का ऐसे? अच्छा, ये थिन सा एक पॉइंट है। पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट जब आप कहते हैं, एक पार्टी इत्तेहादी तो हो सकती है, बट नॉट नेसेसरली पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट हो। पंजाब में हो जहां पर पीएमएलएन की हुकूमत है और यकीनन उनकी प्रीडोमिनेंट मेजॉरिटी है, पीपल्स पार्टी काबीना में नहीं है, और मरकज में पीएमएलएन को सिंपल मेजॉरिटी भी हासिल नहीं है, लेकिन यहाँ भी पीपल्स पार्टी इत्तेहादी नहीं है। इत्तेहादी मीन कि गवर्नमेंट में नहीं है। जब हम गवर्नमेंट कहते हैं तो नेसेसरली कैबिनेट है, डिसीजंस हैं, गवर्नेंस के डिसीजंस हैं, अपॉइंटमेंट के डिसीजंस हैं, उसमें पीपल्स पार्टी नहीं है। लेकिन नैयर बुखारी साहब ने कल बाद में क्लैरिफाई भी किया कि मैं तो ये कहना चाह रहा था कि आईनी हल है। अगर आपकी हुकूमत को मसला है, जो ख्वाजा आसिफ साहब 2-3 बार कह गए कि सितंबर अक्टूबर में हमारी हुकूमत के खिलाफ साजिश ज्यादा हो जाएगी जब अदलिया में तब्दीली आएगी, तो नैयर बुखारी साहब का ये पर्सपेक्टिव था कि आप फिर हमारे साथ बात करें, हमें उन खतरात से आगाह करें, हम आईनी तौर पर उसका हल बताएंगे। और 2014 के धरने में जब बिल्कुल ताहिरुल कादरी साहब और खान साहब आकर असेंबलियों पे बाहर बैठ गए, रास्ते बंद हो गए और असेंबलियों पे लानत भेज रहे थे बाहर खड़े होकर हर तकरीर में, तो जरदारी साहब का मशवरा था कि ज्वाइंट सेशन बुलाया जाए और मसलसल उसको कंटिन्यू किया जाए और सियासी और आईनी तौर पर धरने वालों का मुकाबला किया जाए, और वो स्ट्रेटेजी कामयाब रही। प्रोबेबली नैयर बुखारी साहब यही बात करना चाह रहे हैं। अच्छा शौकत साहब, फिर आपके कहने का मकसद ये है कि हो सकता है कि अगर जिस तरह ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि नवंबर दिसंबर में जाके हालात ख़राब हो सकते हैं, तो हालात ख़राब होते ही पीपल्स पार्टी का सहारा भी नहीं रहेगा गवर्नमेंट को? नहीं, सहारा देखे ना, अब पता नहीं आप सहारा कहकर तंज कर रहे हैं या एक सादा टर्मिनोलॉजी यूज कर रहे हैं। सहारा तो पीपल्स पार्टी पहले भी है। मसलन नून लीग के पास सिंपल मेजॉरिटी नहीं है। उनको जब वोट मिला प्राइम मिनिस्टर को, तो वो तो 7 पीपल्स पार्टी का वोट भी मिला। और ये भी नहीं है कि पीपल्स पार्टी ने कोई एहसान किया हो। पीपल्स पार्टी को सदर का वोट पीएमएलएन ने दिया और उसके इत्तेहादियों ने दिया,
सेनेट चेयरमैन बनवाया पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी साहब को, वो भी PMLN उनके इत्तेहादियों ने वोट दिया। गवर्नमेंट में तो पीपल्स पार्टी नहीं है, लेकिन इत्तेहाद में शामिल है और इत्तेहाद के बदले उन्होंने ये आईनी ओहदे लिए। बलूचिस्तान में अलबत्ता मीर सरफराज मुफ्ती साहब के साथ कैबिनेट में PMLN भी इत्तेहादी है और पीपल्स पार्टी का अपना चीफ मिनिस्टर है। तो इसलिए ये जो माइनॉरिटी वाला सिंड्रोम है वो मरकज में मियां शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान को तो है, लेकिन उसके बदले पीपल्स पार्टी ने अपने लिए भी तो कुछ लिया है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा प्राचा साहब, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं जमात इस्लामी का जो धरना जारी है इस वक्त लियाकत बाग में। पहले तो सिर्फ वो लियाकत बाग में थे, लेकिन अब मुल्क भर में ये धरना फैलता हुआ जा रहा है। और अगर अमीर जमात इस्लामी की बात की जाए तो अब कह रहे हैं कि हमारा धरना शायद हुकूमत मुखालिफ भी हो सकता है, क्योंकि हुकूमत तो 10 दिन से कुछ भी नहीं कह रही। ज़रा अमीर जमात इस्लामी का ज़रा शॉर्ट सुन लेते हैं, फिर आपकी तरफ आते हैं। अब ये धरना सिर्फ का धरना नहीं रहा, कल गवर्नर, आज से ये गवर्नर हाउस सिंध का धरना है। और फिर मैं रात में देखता हूँ कि यहाँ से ऐलान करूँ कि कहाँ से ऐलान करूँ कि पेशावर का धरना कब से शुरू होगा और लाहौर का धरना कब से शुरू होगा। ये धरना अब एक तारीख़ी नोयत का धरना बन चुका है। इससे फरार मुमकिन नहीं है वज़ीर आज़म को कुछ भी बयान देते रहें, लेकिन उन्हें अब लोगों को रिलीफ देना पड़ेगा। अरबों रुपए की पेनल्टी का कोई खौफ नहीं होता, अरबों डॉलर की पेनल्टी का, लेकिन मकामी बदमाशियाँ जो अगर एक पैदा हो गई है और उसके पैसे कम करने पड़ जाएं या उसके जो नाजायज़ पैसे वो ख़त्म करने पड़े, तो आप कौम से झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं, सारा बोझ जो है वो कौम के ऊपर डाल रहे हैं। इसलिए अपनी मराहत कम कीजिए। और जिस तरह आपने परसों देखा था कि सनतकारों का एक वफद यहाँ पर आया था। जी शौकत साहब, बताइएगा कि जो अमीर जमात इस्लामी इस वक्त जिक्र कर रहे हैं कि जो हल करने चाहिए गवर्नमेंट को, जो सॉल्यूशंस वो बता रहे हैं, क्या वो प्रैक्टिकल हैं, वो पॉसिबल हैं गवर्नमेंट के लिए वो करना, और क्या वो गवर्नमेंट करेगी? दो इश्यूज हैं बड़े इंपॉर्टेंट। एक तो जो हाफिज नईमुर रहमान साहब अमीर जमात इस्लामी इशू की बात कर रहे हैं, इशू तो बहुत बड़ा है और पाकिस्तान का अवामी लिहाज से तो सबसे बड़ा इशू है कि महंगाई है। किसी की 20,000 तनख्वाह है तो उसके घर में 27,000 बिजली का बिल आया हुआ है, वो कहाँ से पे करेगा? फिर बाकी अखराजात कहाँ से पे होंगे? महंगाई अब सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, ऑन दी अदर हैंड पूरी दुनिया का मसला है। लेकिन खास तौर पर ये जो IPPs की बात हो रही है, एक वक्त था पाकिस्तान में बिजली की इतनी किल्लत थी कि लोग हाथ जोड़ते थे, बददुआएं देते थे, लोग प्ली करते थे कि जितने पैसे मर्जी ले लें, जितना मर्जी बिल आ जाए, हमें बिजली तो फराहम करें, जून जुलाई अगस्त में बिजली मिले। फिर क्विक फिक्स के तौर पर ये पावर प्लांट्स लगाए गए और उसमें जाहिर है अगर कोई बहुत जल्द आपके मुल्क में सरमायाकारी कर रहा है, वो डोमेस्टिक इन्वेस्टर हो या फॉरेन हो, तो उसने अपना रिटर्न देखना है। और ये भी जब ये एग्रीमेंट में कैपेसिटी चार्जेस डाले गए तो ये बाकायदा तौर पर बातचीत हुई थी कि हम पैसे लगाएं, कल को आप बिजली ना खरीदें तो हम क्या करेंगे। तो उनको लेओर करने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए एज एन इंसेंटिव ये सारी प्रोविजन दी गई थी। अब मामला ये हुआ कि कैपेसिटी चार्जेस के नाम पर हाफिज साहब की बात दुरुस्त है कि अरबों रुपए लिए जाते हैं, लेकिन सॉवरेन गारंटीज दी हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने। इन IPPs एग्रीमेंट को स्क्रैप करना या इनको वायलेट करना फौरी तौर पर ये तो मुमकिन नहीं होगा। एक ही ऑप्शन है, इनके साथ भी बात की जाए, डोमेस्टिक है या फॉरेन है, और कोई तरीका मिल के ढूंढा जाए। यकतरफा मुआहदा तोड़ने से पाकिस्तान का नुकसान हो। ठीक है। अच्छा शौकत साहब, गवर्नर सिंध ने जो कराची के धरने के शुरका जमात इस्लामी की, उनके लिए ऐलान किया कि अगर आप धरने की वजह से कामकाज नहीं कर पा रहे तो आखिर राशन हमारे घर से ले जाइएगा। मतलब पहली बात तो ये इंडिकेट हो रही है कि वो धरने के जो शुरका हैं या उनकी जो डिमांड्स हैं वो पूरी नहीं की जाएंगी और धरना चलता रहेगा। एंड सेकेंडली, आप आवाम को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? बीइंग अ गवर्नर, आपके पास इतना बड़ा ऑफिस है, इतना बड़ा ऑफिस को होल्ड कर रहे हैं आप, और आप ये मैसेज दे रहे हैं कि हमारे पास आए, राशन ले जाएं, बस इससे आगे पीछे आपकी कहीं सोच नहीं आनी चाहिए। जो डिमांड्स हैं वो गवर्नर साहब ने पूरी नहीं करनी, लेट्स बी वेरी क्लियर। वो डिमांड्स फेडरल गवर्नमेंट के साथ। और जब ये हाफिज साहब पेशावर धरना देने की बात कर रहे हैं, ये धरना किसके खिलाफ होगा? क्योंकि अगर सेक्रेटेरिएट पेशावर के बाहर होता है या असेंबली के बाहर होता है तो लामाला ये कंसेप्शन होगी कि ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट के खिलाफ है। क्योंकि जब नारे लगेंगे
अमन और अमान का मसला बनेगा। अच्छा शौकत साहब, क्या गवर्नर फेडरल का नुमाइंदा नहीं होता? नहीं, गवर्नर फेडरल का नुमाइंदा होता है, लेकिन इधर आपको मालूम है कमेटी बनी हुई ना जो टॉक्स कर रही है, जिसमें इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है, जिसमें ये अमीर मुकाम साहब हैं। अगर वो इतने इररेलेवेंट है तो फिर बात ही ना करें ना इस पे। यही तो पॉइंट है कि आपने अवाम को क्या मैसेज दिया अपनी इस बात से कि आप आए आके खाना पीना मेरे से ले जाए, दैट्स इट। नहीं, वो पहले भी पकौड़े खिलाते हैं आपको, वो पहले भी वो घंटे भी लगाते हैं, वो बहुत कुछ करते हैं, वो उनका बस चले तो वो सबको गवर्नर हाउस में बसा ले। जहांगीर वाली देखे ना, जहांगीर वाली, शहनशाह जहांगीर वाली तंजीर अदल भी उन्होंने लगाई हुई है। अच्छा प्राइस साहब, जिस कमेटी का आप जिक्र कर रहे हैं वो तो 4 दिन से गायब है, बकौल अमीर जमात इस्लामी। हाँ, कमेटी उनसे बात ही नहीं कर रही। ये वैसे ये बड़ा अहम है। हाफिज साहब कह रहे हैं कि 4 दिन से गायब है, इस बात का मतलब क्या है? क्या जमात इस्लामी हुकूमत का इंतजार कर रही है कि आए यार कोई बातचीत करें हमारे साथ, या क्या मतलब है इसका कि जब ये कहा जाए कि 4 दिन से गायब है, फिर आप कहते हैं कि हम हुकूमत हटाओ तहरीक में मिलियन मार्च, हमने कई बार सुना था ये लफ्ज़, और खास तौर पर जमात इस्लामी ने ट्रेन मार्च में भी मिलियन मार्च किया था, रोड्स पे भी। ऐसे हुकूमतें नहीं जाया करती, इसलिए वो जो बात कर रहे हैं मैं तो यही समझता हूँ कि आए भाई हमारे साथ बात करें। मैं ज्यादा नेगेटिव एक्सप्रेशन नहीं देना चाह रहा, क्योंकि उनके वर्कर 12 स्ट्रीट्स में हैं, वो लियाकत बाग में हो, वो कराची में हो, लियाकत बाग में, पिंडी में, लेकिन ये है कि एक पॉलिटिकल एक्टिविटी है, और सो फार क्या पॉलिटिकल एक्टिविटी और शौकत साहब इसका ये नतीजा है जमात इस्लामी का क्रेडिट है कि बिल्कुल पीसफुल ये धरना हो रहा है। बिल्कुल, हम यही मैं भी यही कहने लगी थी शौकत साहब कि वो तो चलें प्रोटेस्ट कर ही रहे हैं, जो उनका हक है, आईनी हक है कि वो प्रोटेस्ट करें अगर उनको हुकूमत से कोई बातचीत करनी है, लेकिन हुकूमत उस पर सीरियस फिर नहीं नजर आ रही है ना, क्योंकि जमात इस्लामी तो सिर्फ रिलीफ मांग रही है आवाम के लिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी कहा कि धरने वाले सियासत बराए सियासत कर रहे हैं, तो एक तो गवर्नमेंट का एटीट्यूड यहाँ से आपको समझ आ गया कि गवर्नमेंट कैसे देख रही। दूसरी बात यह है कि यकीनन जमात इस्लामी ने लीड ली है कि किसी स्पेसिफिक पर्सन को रेड लाइन बनाकर हमारी रेड लाइन है वो वाली डिमांड नहीं की, या उस तरह से सियासत नहीं चलाई, बल्कि अवाम के मसले को सामने रखा है। ये बहुत बड़ा क्रेडिट है जमात इस्लामी। लेकिन इससे क्या गवर्नमेंट की पॉलिसी बदल जाएगी, खास तौर पर वो पॉलिसी जिसमें बैरूनी मुमालिक के सरमायाकारों के साथ आपके एग्रीमेंट्स होंगे, इस पे खासा वक्त भी चाहिए, एनर्जी भी चाहिए। बिल्कुल ऐसे खासा वक्त भी चाहिए। शौकत प्राज साहब सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद थे, जो कि बड़ी ज़बरदस्त अंदाज में तमाम तर मुल्की सियासत के हवाले से अपना तबसरा कर रहे थे। बिल्कुल जी, और हसनैन मुझे लगता है गवर्नर साहब का अगर बस चले ना गवर्नर सिंध का, तो वो सबको रहने की जगह भी वहाँ पे दे दें गवर्नर हाउस में, और वहाँ पे खूब हल्ला गुल्ला होता रहे। चले जी, एक ब्रेक शामिल करते हैं हम जूनियर जर्नलिस्ट। वेलकम बैक एवरीबॉडी, एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। अभी ये जो हसनैन के चेहरे पे आप इतनी खिलखिलाहट वाली हंसी और स्माइल देख रहे हैं, इसकी वजह पता है, मुझे तो पता है, आई नो दैट, लेकिन मुझे पता है कि हसनैन अब तक ना हमारे नाज़रीन में से भी ज़्यादातर लोगों को अंदाज़ा हो चुका है, क्योंकि उनको पता चल गया कि भाई अब ये खेलों की कोई बात करने लगे, इसलिए ये इतनी मुस्कुराहट के साथ वापस आ रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। क्या हो रहा है पेरिस ओलंपिक्स की अगर बात की जाए तो इसमें एक मरतबा फिर पाकिस्तानी एथलीट का सफर खत्म हो गया। एक और पाकिस्तानी एथलीट थे, और शूटिंग के मुकाबलों की अगर बात की जाए तो उसमें शरीक गुलाम मुस्तफ़ा बशीर भी इवेंट के पहले राउंड से आगे नहीं जा सके। स्माइल वाली बात नहीं थी वैसे, है ना? हाँ, दूसरी जानिब अगर पाकिस्तानी स्प्रिंटर पाइकर रियाज की बात की जाए तो 100 मीटर दौड़ में अगले मरहले के लिए क्वालिफाई करने में नाकाम हो गई, और पेरिस ओलंपिक्स के छठे रोज चीन ने मजीद 2 गोल्ड मेडल जीत लिए, जिसके बाद मेडल टेबल्स पर चीन 11 गोल्ड मेडल्स के साथ सैर फहरिस्त है। और इसके अलावा बात की जाए साबिक कप्तान स्विंग के सुल्तान वसीम अकरम ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में ओहदा जो उनको ऑफर हुआ था वो संभालने से माजत कर ली। फिर चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से बिल्कुल हाँ, वजह तो यही है कि वो अपने आप को इस वक्त पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहते। वो चाहते हैं कि वो जो काम कर रहे हैं, जिस जगह पे बैठे हैं, वही काम करते रहे तो वो उनके लिए ज्यादा बेहतर है। और इसके अलावा अगर वकार यूनुस की बात की जाए तो वकार यूनुस साहब ने ओहदा संभाल लिया, इसके ऊपर भी बात होगी। फिर चैंपियंस ट्रॉफी इस पे बात करने के लिए शायद हाशमी आप बात कर रहे थे चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से भी शाहिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आपने अपनी वजह बता दी कि आपको क्या लगता है वसीम अकरम क्यों जो है उन्होंने माजरत की अपना ओहदा संभालने से, जो भी उनको ऑफर किया गया। शाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शाहिद साहब, आपको भी क्या वही वजह लगती है जो हसनैन को लगती है वसीम अकरम की माजरत करने की?
बिल्कुल ऐसा ही है। उनकी जो मिसेज है वो ऑस्ट्रेलियन है, ऑस्ट्रेलिया में उनका एक घर है, ऑस्ट्रेलिया वो आते जाते रहते हैं, एडवर्टाइजिंग की फील्ड में है, एडवर्टाइजमेंट वगैरह उनको काफी मिलते रहते हैं, तो वो अपने आप को कमिट नहीं करना चाहते पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। वो पार्ट टाइम छोटी मोटी कोई कोचिंग वगैरह की चीजें तो अक्सर करते रहते हैं पाकिस्तान के लिए और दूसरे मुल्कों के लिए। अभी वर्ल्ड कप से पहले उन्होंने श्रीलंका में कोचिंग असाइनमेंट की थी, तो वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में इसीलिए नहीं आना चाहते। ठीक हो गया। शायद भी थोड़ा सा चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से बात करते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में इस वक्त एक मुअम्मा बना हुआ है, बजट उसका पास हो चुका है, लेकिन अगर इंडिया की टीम की बात की जाए तो अभी भी चैंपियंस ट्रॉफी में उसकी शिरकत के हवाले से गहरे बादल छाए हुए। इस हवाले से आपके पास क्या खबरें हैं? देखिए, अक्टूबर नवंबर से पहले इसके ऊपर कोई हतमी डिसीजन नहीं होगा और ये बहुत ज्यादा डिपेंड करेगा पाकिस्तान और भारत के सियासी ताल्लुकात पर। बहुत अरसे से ये चल रहा है कि भारत नहीं आएगा और भारत टेम्परेचर चेक करता रहता है। उनके जितने भी बीसीसीआई के ओहदेदार हैं वो नब्ज चेक करते रहते हैं कि क्या टेम्परेचर और क्या नब्ज चल रहा है, पाकिस्तान किस तरह रिएक्ट करेगा। छोटी छोटी चीजें ऐसी वो अपने मीडिया में दे देते हैं और फिर उसमें ये कहते हैं कि देख हमारा नाम मत लगाना, बीसीसीआई का मत कहना, बस ये जराए से चला देना। तो इस तरह की छोटी छोटी चीजें वो करते रहते हैं और वो ये अभी भी 20-25 दफा और करेंगे। लेकिन अक्टूबर नवंबर में जाके इसका हतमी फैसला होगा। इंडिया के ऊपर भी प्रेशर है, पॉलिटिकल भी, और इंटरनेशनल क्रिकेट कम्युनिटी का भी प्रेशर है कि पाकिस्तान 3 दफा आपके पास आ चुका है, 2011 के वर्ल्ड कप के लिए, 2016 की T20 वर्ल्ड कप के लिए और फिर 2023 के ODI वर्ल्ड कप के लिए। 3 दफा वो आपके पास आ चुका है। बावजूद इसके कि उसको भी सियासी तौर पर तहफुजात थे, उसको सिक्योरिटी के तहफुजात थे, लेकिन पाकिस्तान ने आपके पास आकर टूर किया है, तो आप भी पाकिस्तान का टूर करें। तो इंडिया के ऊपर प्रेशर भी है, लेकिन ये चीज अक्टूबर नवंबर से पहले डिसाइड नहीं होगी। ठीक। अच्छा शाहिद साहब, ये बताइएगा कि वर्स्ट केस सिनेरियो को हम कंसिडर कर लेते हैं, हाइपोथेटिकली सेइंग, अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं आता है तो फिर क्या होगा? देखिए, फिर तो उसी वक्त जब पुल के ऊपर आप गाड़ी डालेंगे तो आप पुल उसी वक्त क्रॉस करेंगे। जब पुल आएगा उससे पहले तो आप पुल नहीं क्रॉस कर सकते। तो ये इंडिया बताएगा, उसके बाद ही फिर ये फैसला होगा। मुझे लग रहा है कि अगर इंडिया नहीं आया तो फिर पाकिस्तान को तो यही करना पड़ेगा कि हाइब्रिड मॉडल पे करे। पाकिस्तान को ये काबिल कबूल नहीं है, आईसीसी भी यही चाहता है। इंडियन मीडिया बार बार ये कह रहा है कि जो बजट अप्रूव हुआ है उसमें कोई 30-35 करोड़ रुपए इसलिए भी रखे जाएं कि अगर कहीं और भारत के मैच खेलने पड़े तो वो बजट भी है, जबकि ऐसी कोई बात होती नहीं है। यूजुअली कभी भी बजट में इस तरह की चीजें नहीं होती, एक ही बजट होता है। तो जब आएगा वक्त उसी वक्त डिसाइड होगा। मेरे हिसाब से तो मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान स्ट्रांग कैंडिडेट है। पाकिस्तान ने बहुत अरसे से कोई इंटरनेशनल टूर्नामेंट नहीं करवाया। 96 में आखिरी बार हमारे यहाँ वर्ल्ड कप हुआ था, और अगर आप रीजनल किसी टूर्नामेंट की बात करें तो एशिया कप हुआ था। पाकिस्तान की पोजीशन स्ट्रांग है। ऐसा नहीं है कि कहीं इधर उधर चला जाएगा पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी। तो पाकिस्तान को अपनी सारी चीजें सही करनी पड़ेंगी और हमारे यहाँ अल्लाह करे कि हर चीज सिक्योरिटी वाइज भी सही रहे। आशफी साहब, जिस तरह आप हमारे सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, इसी तरह पिछले दो दिन पहले ABN न्यूज़ के प्रोग्राम स्पोर्ट्स बज़ में वहाँ पे मैं भी एज ए मेहमान शिरकत की। इंद्रनील बासु ने शिरकत की और उनसे मैंने ये किया कि अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं आता तो पाकिस्तान इंडिया ट्रैवल करेगा, फिर पाकिस्तान भी तो इंडिया ट्रैवल नहीं करेगा। तो उन्होंने कहा जी नहीं, हमारे यहाँ इस तरह की बातें चल रही हैं कि पाकिस्तान इंडिया ज़रूर आएगा बिकॉज ऑफ मसल पावर, बिकॉज ऑफ मनी, बिकॉज ऑफ इंडियन स्टेक इन ICC। तो इस तरह का भी तो वहाँ पर सोचा जा रहा है कि हम जाएँ ना जाएँ, पाकिस्तान तो लाजमी आएगा। इस तरह की बात वो करते हैं, लेकिन पाकिस्तान को मजबूत होना पड़ेगा। और 2026 का T20 वर्ल्ड कप है, वो तो वैसे भी 2 मुल्कों में है। पाकिस्तान को श्रीलंका में अपने मैचेस रख देगा इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ताकि उस मुश्किल से बच जाए ICC। और पाकिस्तान की टीम अगर इतनी अच्छी हुई कि वो फाइनल में पहुंची तो फिर भारत का मसला आएगा कि भारत जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। और इसी तरह एशिया कप भी है 2025 का, भारत को दिया गया है, लेकिन मुझे लग रहा है कि वो भारत इतना इंटरेस्टेड नहीं होगा, तो वो फिर या तो UAE को या ओमान को दे दिया जाएगा। तो ये प्रॉब्लम्स तो रहेंगे कि इंडिया ये सोचेगा कि पाकिस्तान ने तो आना ही आना है, मजबूर है पाकिस्तान को भी अपनी मसल पावर दिखानी पड़ेगी। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि हमारा बोर्ड भी मजबूत हो और हमारी टीम भी अच्छी हो। अगर हमारी टीम खुदा न खास्ता इस तरह खेल रही हो
जिस तरह T20 वर्ल्ड कप 2024 खेला है, तो फिर कोई उसकी फिक्र नहीं करेगा। अच्छा शाहिद साहब, वकार यूनुस की जो तकर्री है, जो अपॉइंटमेंट है, ये फैसला लिया गया, इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक ऐसा आदमी तो चाहिए, एक ऐसा प्लेयर तो चाहिए जो क्रिकेटिंग उमूर पर बड़ी गहरी नजर रखता हो और क्रिकेट उमूर में एक्सपर्ट हो। तो वकार यूनुस को इसीलिए लाया गया। पहले वो ऑन द फील्ड सारे जॉब्स करते रहे, ग्राउंड पर जॉब करते रहे, बॉलिंग कोच, हेड कोच रहे। अब पहली दफा वो एडमिनिस्ट्रेशन में आए। वकार एक अच्छे सुलझे हुए आदमी है, उनकी नॉलेज है क्रिकेट के बारे में और वो बहुत बड़े क्रिकेटर थे, तो उनको पहली दफा एक एडमिनिस्ट्रेशन का ओहदा अगर मिलेगा तो संभालते हैं। बहुत से लोगों की सोच ये है कि वो वकार यूनुस एज प्लेयर की तरह सबको ट्रीट करते हैं, तो वो वकार को अब सीखना पड़ेगा कि उन्हें वकार यूनुस एज प्लेयर नहीं, वकार यूनुस एज एडमिनिस्ट्रेटर बनकर सामने आना पड़ेगा। पाकिस्तान की क्रिकेट काफी नीचे जा रही है, तो पाकिस्तान को ऐसे अच्छे लोगों की जरूरत है जो पाकिस्तान में विलिंगनेस के साथ काम करें, मकसदियत के साथ काम करें और पाकिस्तान की क्रिकेट को अच्छे खतूत पर इस्तेमाल करें। तो वकार यूनुस से एक अच्छा इजाफा हो सकता है उसमें। और मोहसिन नकवी को ज़ाहिर है प्रॉब्लम्स भी हो रही हैं कि वो वजारत दाखिला भी देखते हैं, उनको क्रिकेट के तो काफी कुछ देखते हैं, वो काफी कुछ देख रहे हैं। अच्छा शाहिद भाई, इससे पहले कि हम ओलंपिक्स के ऊपर बात करें, वकार यूनुस की अगर आपने हेड कोच की बात की या फिर बॉलिंग कोच की बात की, वो कितना ज्यादा अच्छा दौर साबित नहीं हुआ वकार यूनुस के लिए, तो एज ए एडमिनिस्ट्रेटर क्या वो अच्छे साबित हो सकते हैं? क्योंकि हमने देखा है, क्योंकि आप तो 30 साल से देख रहे हैं, मैं पिछले 5-6 साल से देख रहा हूँ, जो जब से स्पोर्ट्स जर्नलिज्म कर रहा हूँ, कि वही लोग बोर्ड की कुर्सियों के इर्द गिर्द आते हैं, चाहे वो वकार हों, मिसबा हों, इस तरह के लोग हों, वापस उन्हीं पर नजर जाती है या फिर इनजी पर नजर चली जाती है। ऐसा होता है पाकिस्तान की क्रिकेट में कि मनपसंद लोगों को मिलती हैं जॉब्स, लेकिन वकार यूनुस एक बहुत बड़े क्रिकेटर थे और बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि उनके दौर अच्छे नहीं रहे, लेकिन मेरे हिसाब से उन्होंने एज बॉलिंग कोच भी और एज हेड कोच भी बड़ा अच्छा काम किया। जब वो पहली दफा हेड कोच बने थे तो पाकिस्तान 2011 के वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचा था, और अगर आप 1992 के बाद से देख लें और 1999 के वर्ल्ड कप का जो फाइनल पाकिस्तान ने खेला था, उसके बाद से जो वर्ल्ड कप हुए हैं 5 या 6, उसमें सिर्फ एक ही बार पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंचा है और वो वकार यूनुस के हेड कोच जब पहुंचा था। और बॉलिंग कोच में भी उन्होंने बड़े सारे बॉलर्स को डेवलप किया है, तो मैं नहीं मानता कि उनके दौर अच्छे नहीं रहे थे या वो एज हेड कोच या एज बॉलिंग कोच कामयाब नहीं रहे थे, कामयाब थे। लेकिन पाकिस्तान की क्रिकेट ही इस तरह से चल रही है कि कभी बहुत अच्छी होती है, कभी बहुत ही बुरी होती है, तो वो दौर वकार यूनुस ने भी देखे। तो पहली दफा एडमिनिस्ट्रेशन में मौका मिलेगा, जिस तरह उनकी कीननेस है, जिस तरह उनका पैशन है, जिस तरह उनका जज्बा है, मुझे लग रहा है कि वकार यूनुस जरूर कामयाब होंगे, लेकिन उन्हें लोगों को साथ लेकर चलना पड़ेगा। उन्हें क्रिकेटर्स को और क्रिकेट के जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको साथ लेकर चलना पड़ेगा। अच्छा निमरा, यहाँ पे शाहिद भाई ने दबे अल्फाज में वकार भाई को बता भी दिया कि आपको क्या कुछ करना है। हाँ। और ये शाहिद भाई की खूबसूरती है, जब भी ये मेरे प्रोग्राम में भी आते थे ना, दबे अल्फाज में बता भी देते थे कि आपको ये ठीक करना है। मैं यही उनके अंदाजे गुफ्तगू से ये अंदाजा भी लगा सकती हूँ कि वो किस तरह से न्यूट्रल रहते हुए सारी बातें जो उन्होंने कम्युनिकेट करनी होती है बड़े अच्छे अंदाज में कर रहे हैं। अच्छा शाहिद साहब, ओलंपिक्स की तरफ आ जाते हैं इसी बहाने, और ये पाकिस्तान की कारकर्दगी वहाँ पे भी बड़ी तशवीशनाक है, आपको भी वो तशवीशनाक लग रही होगी, लेकिन मैं चाहती हूँ जरा उस पर भी, उसको भी जरा एनालाइज करें प्लीज। देखिए, पाकिस्तान की ओलंपिक्स के लिए तो हमें बड़ी एफर्ट करनी पड़ेगी। हमें पता है कि हमारे पास बहुत चंद ही ऐसे खेल हैं जिनमें हम अच्छा कर सकते हैं, जिनमें हम ओलंपिक मेडल जीत सकते हैं। अभी 2 साल पहले की बात है कि ये इदारे जिस तरह हमारे काम करते हैं ना, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड और पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन है, वो बड़ा मायूस कुन है। अभी 2 साल या 1.5 साल पहले पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने ये कहा कि हमने 30 या 38 करोड़ रुपए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को वापस कर दिए, इसलिए कि हमें हमारे खर्च ही नहीं हो रहा है, हमारे पास कोई ऐसे चीजें ही नहीं थी, ऐसे कोई स्पोर्ट्स ही नहीं थे। तो उस पर और आदमी क्या करे, हैरानगी, शॉक हो जाता है, मायूस हो जाता है कि आपने पैसे वापस कर दिए। आप उन्हीं पैसों को अपने ऐसे लोगों के ऊपर खर्च करते जो कम से कम मेडल होप्स तो थे। पाकिस्तान 3-4 खेलों में बहुत अच्छा कर सकता है। उन खेलों में वेट लिफ्टिंग एक है, नू बट ने, अगर आपको याद हो तो कॉमनवेल्थ गेम्स में बड़ी अच्छी कारकर्दगी दिखाई थी, तमगा जीता था, उनके ऊपर खर्च करता। बॉक्सिंग पाकिस्तान बहुत अच्छा कर सकता है, बॉक्सर्स को पाकिस्तान अगर क्यूबा भेजे, अमेरिका भेजे ट्रेनिंग के लिए, बॉक्सर बहुत अच्छा कर सकते हैं। जेवलिन में अरशद नदीम सामने आया, आप 2-3 जेवलिन थ्रोअर और प्रोड्यूस करें। अरशद नदीम को अगर सिर्फ 3 हफ्ते की ट्रेनिंग के लिए साउथ अफ्रीका भेजा था, तो वही पैसे आप
6 महीने की उनको ट्रेनिंग करवाते, बल्गारिया भेजते, जर्मनी भेजते, साउथ अफ्रीका भेजते, वो पैसे आपने क्यों वापस कर दिए? तो पाकिस्तान इन 5-6 खेलों की तरफ अगर तवज्जो रखे, शूटिंग में पाकिस्तान बहुत अच्छा है, रीजनल गेम्स के जरिए पाकिस्तान के 3 मतलब शायद साहब हमारी हुकूमत को या जो भी मतलब ओहदेदारान है रेलेवेंट, उन लोगों को विजडम लाने की जरूरत है, सिर्फ बजट लाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। और हुकूमत को विजडम की आप यही बात देख लें कि राना सनाउल्लाह जो सियासत के बड़े अच्छे खिलाड़ी हैं, उनको खेलों की मिनिस्ट्री आईपीसी दे दी गई है, सिर्फ इसलिए कि उन्हें कहीं खपाना था। वो एक बहुत वो भी तो शायद भाई वो भी तो इस वक्त पेरिस में मौजूद है ना, एंजॉय कर रहे हैं विद फैमिली। और शायद भी थोड़ा सा मैं निम्रा के सवाल के ऊपर ही उसी को कंटिन्यू करना चाहूँगा। आप देखिए कि 7 लोग गए, जिसमें से बेशतर लोगों ने बाहर जाकर ट्रेनिंग की। अरशद नदीम एक ऐसा हमारा प्रोडक्ट है कि जिसको हमने बाहर भेजा, लेकिन अनफॉर्चुनेट है कि शूटिंग की आपने बात की, फिर अरशद नदीम वाला थ्रो आपके सामने है, उन्होंने एक दफ़ा आपको मेडल भी ला के दिया। नूर दस्तगीर बट कह रहे हैं कि आपके जो ओलंपिक्स हैं इसमें सिर्फ चमचागिरी चलती है, ये उन्होंने हमारे स्पोर्ट्स बस प्रोग्राम में भी आके कहा। सो हॉकी की मिसाल ले लीजिए, तो हमें स्पेसिफाई करके पूरे साल में इन्वेस्टमेंट करनी होती है, वो भी प्रॉपरली इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते डिफरेंट खेलों में। बिल्कुल ऐसा ही है। और हम बंदर बांट करते हैं, हम फेडरेशनों को आप देख लें, आपस में लड़ाइयाँ हैं, कोई फेडरेशन बैन है, कोई फेडरेशन काम नहीं कर रही, तो ये बड़े मसाइल हैं। आप अभी हॉकी की मिसाल देख लें कि अभी पाकिस्तान ने हॉकी की टीम ने अजलान शाह में अच्छा किया, वो फाइनल में बदकिस्मती से पेनल्टी शूट आउट पे हार गए, लेकिन उसी टीम को जब दूसरे पोलैंड में टूर्नामेंट में भेजा गया तो उनकी किट के ऊपर टेप लगाकर उन बच्चों को खिलाया गया। कितनी मायूस बात है कि वो पैसे अगर आप उन खिलाड़ियों के ऊपर खर्च करते, हॉकी टीम के ऊपर खर्च करते, बजाय इसके सेक्रेटरी और पीएचएफ के जो प्रेसिडेंट थे वो पोलैंड घूमते रहे, यूरोप की सैर करते रहे, पता नहीं क्या क्या करते रहे, वहां से बातें आती रही कितने हजारों डॉलर उनके ऊपर खर्चे हो गए। वो हजारों डॉलर अगर पाकिस्तान की हॉकी टीम की किट के ऊपर खर्च करते थे कि उनको एक अच्छी सी किट देते तो उन लड़कों का भी हौसला बुलंद होता, उन लड़कों को कुछ डेलीज बढ़ा देते। नहीं, लेकिन हम अपनी हॉकी को तो इसी तरह हुकूमत वक्त के पास राना सनाउल्लाह को सियासत में रखे, वो सियासत के अच्छे खिलाड़ी हैं। राना पॉलिटिशियंस है, हाँ, राना मशहूद हैं जो बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, जिन्होंने स्पोर्ट्स फेस्टिवल्स भी करवाए हुए हैं, उनको स्पोर्ट्स का पता भी है, वो हॉकी को भी सही करने की कोशिशों में लगे हुए हैं। तो राना मशहूद को आप स्पोर्ट्स मिनिस्टर बना दें, जिनके पास पैशन है, जिनको पता है स्पोर्ट्स का। राना सनाउल्लाह को आप सियासत में रखें। तो अगर इस तरह हम नहीं करेंगे तो हमारे ओलंपिक्स में इसी तरह 3, 4, 5 लोग जाते रहेंगे, 15-20 ऑफिशियल जाते रहेंगे जो सैरें करेंगे और जो मलाला यूसुफजई के साथ तस्वीरें बनाएंगे और फिर उसे फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे और ट्विटर पे डालेंगे। ये सब चीजें चलती रहेंगी और हमें अगर जब तक हमारी हुकूमत वक्त में और हमारे खेलों के इदारों ने सही प्रॉपर प्लानिंग नहीं की तो हम ओलंपिक्स में इसी तरह करते रहेंगे। इंडिया बिल्कुल आप ठीक है, ब्रॉन्ज मेडल्स जीत रहे हैं, उनकी हॉकी की टीम ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया, वो सेमीफाइनल में पहुंच गई है। तो हम तो बहुत इसमें हमारी बहुत पुअर परफॉर्मेंस है, जो कि उस पर बहुत सारे क्वेश्चंस रेज होते हैं और फिर हुकूमत को उसके जवाब भी ढूंढने चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका शाहिद साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। जी हाँ, शायद सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद थे जिन्होंने क्रिकेट के हवाले से भी बात की और स्पेशली ओलंपिक्स के हवाले से बात की, जहाँ पे हमारा 7 रुकनी दस्ता मौजूद था और 7 में से तकरीबन 3, 4, 5 लोग तो वापस वतन आ चुके हैं या फिर तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पर वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, फिर कश्मीर के मसले की ओर बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू शो। अब हम कश्मीर की बात करेंगे। कश्मीर की जो खुसूसी हैसियत थी उसके खात्मे के 5 साल मुकम्मल हो चुके हैं। कश्मीर की खुसूसी हैसियत के खात्मे के 5 साल मुकम्मल होने पर 5 अगस्त को दुनिया भर में कश्मीरी यूम इस्तेहसाल कश्मीर बनाते हैं। 1999 से अब तक 96,320 कश्मीरी शहीद हुए, 1,71,000 से ज़ायद हुए और 11,000 से ज़्यादा ख़वातीन ज़्यादती का निशाना बन चुकी हैं। अगस्त 2019 से अब तक 887 अफराद शहीद हो चुके और 25,000 के करीब शहरियों को गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार किया जा चुका है और इस अरसे के दौरान मकबूजा वादी में 19,000 के करीब गैर कानूनी छापे मारे जा चुके और 1300 हुर्रियत पसंद सरकारी मुलाजमीन को गैर कानूनी तौर पर नौकरी से निकाला जा चुका है। अफसोसनाक की जो आप शेयर कर रहे हैं स्टेट्स हमारे साथ, ये इंतहाई अफसोसनाक है और दिल को मजीद तकलीफ देने के मुतरादिफ हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की मुख्तलिफ रिपोर्ट्स नाज़रीन अगर आपके साथ कुछ शेयर करती चलूँ तो भारत के खिलाफ मुकम्मल इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों की चार्जशीट कई बार जारी की जा चुकी है, लेकिन आज तक हम नाकाम बैठे हैं। जो हमारे कश्मीरी बहन भाई है उनको उनका हक दिलाने के लिए, जो आज़ादी एक इंसान का बुनियादी हक है, बनने में आज तक हम नाकाम रहे। दीवान अहमद चुगताई साहब जो कि वज़ीर तालीम हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर से, उनसे बातचीत करेंगे। चुगताई अलैकुम।
ख्याल है जी, आपका ठीक है? खैरियत है जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम उम्मीद करते हैं कि आप भी खैरियत से होंगे। चुगताई साहब, ये बताइएगा कि 2019 से ही चले हम अपनी बात का आगाज करते हैं। 2019 से लेकर आज 2024 में हम बैठे हैं, आपको क्या तब्दीलियां नजर आती हैं 2019 के जाबिराना जो इकदाम किया गया था भारत की तरफ से उसके बाद? देखिए जी, ये जो जाबराना इकदाम है, इसको पहले दिन से कश्मीरी चाहे उस पार के हो या इस पार के, उन्होंने तस्लीम नहीं किया। और आप इसमें अहम तब्दीली देखते हैं कि ये जो हालिया इलेक्शन भारत में हुए हैं, उसमें मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों ने जो है वो इस इकदाम के खिलाफ जो है वो जो है हुकूमत के खिलाफ जो है वो वोट दिया। अच्छा चुगताई साहब, क्योंकि अगर कश्मीर की बात की जाए तो कश्मीर को बेस कैंप समझा जाता है कश्मीर की आज़ादी के लिए, और आप वज़ीर तालीम भी हैं। कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट है उसके इकदाम के हवाले से हमें आगाह कीजिएगा, क्योंकि हमें लगता है कि आप अपनी डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स में ज़्यादा बिजी रहते हैं। ये बात यह है कि ये बेस कैंप है और आज भी जो है एक एहतजाजी रैली है, फिर रात कश्मीर असेंबली का सेशन है जिसे वज़ीर आज़म पाकिस्तान की खिताब करेंगे। और ये तमाम जो इक़दाम हैं वो मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों के साथ इज़हार यकजहती के लिए, और 5 अगस्त का जो 2019 का इक़दाम है उसके खिलाफ इसका जो है वो कश्मीरियों के एहतजाज में उनके साथ जो है वो शरीक होने के लिए तमाम इक़दाम। अच्छा चुगताई साहब, ये बताइएगा कि 1947 से लेके आज 2024 तक हम लोग मतलब उन्हीं हालात में बैठे हैं, बल्कि दिन ब दिन अगर देखा जाए तो हालात बदतर से बदतरीन होते चले जा रहे हैं और भारत की जो हटदर्मी है वो बढ़ती चली जा रही है। इसमें पाकिस्तान के रिएक्शन पे पाकिस्तान का क्या स्टैंड होना चाहिए था, क्या क्या करना चाहिए था कश्मीरियों के लिए, पाकिस्तान के हवाले से भी बताइएगा। और फिर पूरी दुनिया इस पे खामोश दिखाई देती है। देखें जी, दुनिया में तो बेहसी है, लेकिन पाकिस्तान की हुकूमतों ने मसल्लाबाज पाकिस्तान में और पाकिस्तान की अवाम ने हमेशा कश्मीरियों का साथ दिया, और हम कभी भी पाकिस्तान की हमारे से जो है वो मायूस नहीं हुए। और इंशाअल्लाह ताला ये तहरीक में उतार चढ़ाव आता जाता है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला कश्मीरी अपनी मंजिल लेकर रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। अच्छा दीवान साहब, ये बताइएगा, मोदी अब तीसरी दफा प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं, शिद्दत पसंदी में इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन क्या आप समझते नहीं है कि अब करारदाद से बढ़ के स्पेशली अगर कश्मीर की खुसूसी हैसियत के हवाले से बात की जाए तो इस हवाले से हमें कुछ ना कुछ इक़दाम करने चाहिए? लाइन ड्रॉप हो गई, जब तक वो वापस आते हैं तो मैं वज़ीर तालीम हमारे साथ मौजूद थे, लेकिन उनकी कॉल ड्रॉप हो गई है। लेकिन हसन, मैंने आपका एक नाम जी सोचें क्या सोचा है? आपका नाम मैंने सोचा है मेरे दुख दर्द का साथी। गेस व्हाई? क्योंकि देखिए अभी दुख की घड़ी है कि हमारी लाइन ड्रॉप हो गई, तो आप मेरे साथी हैं, और खुशी भी हो सकती है, कभी हम अच्छी खबरें शेयर करते हैं, कभी बड़ी गमगीन किस्म की होती है, इसलिए सुख दुख का बिल्कुल ऐसी है। और जो आप कश्मीर के हवाले से बात करी है, बेसिकली कश्मीर पाकिस्तान की एक शारग है, और 1947 में बहुत सारे लोग ये कहते हैं ना कि अंग्रेज जब गया तो उसने इन दोनों ममालिक के दरमियान एक ऐसा इशू छोड़ा जो कि बड़ा ही नहीं हो पा रहा, उसकी हल कभी हो ही नहीं सकता ना। मतलब कि आप अगर इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो कहते हैं हमारा है, पाकिस्तान में देखें तो वो कहते हैं हमारा है, लेकिन मसला ये है कि कश्मीर मेरे हिसाब से वो कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक उसका फैसला होना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा की जो करारदादें हैं वो भी हमें यही बता रही हैं कि कश्मीरी जब तक फैसला नहीं करेंगे कि उन्होंने सरहद के उस पार जाना है, सरहद के इस पार आना है, या फिर कश्मीरी अगर ये फैसला कर लें कि हम इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान मिलकर एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनाते हैं तो हम वो बना सकते हैं। और ये अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें कह रही है, पाकिस्तान इस पे निमरा ये स्टैंड लिए हुए है, पाकिस्तान ये स्टैंड लिए हुए है कि कश्मीर की जो हक खुद इरादियत है उसके हवाले से पाकिस्तान कश्मीरियों के साथ है। वहाँ पे उनको हक खुद इरादियत दिया जाए, उनको उनका हक दिया जाए कि वो इल्हाक करना चाहे पाकिस्तान से, इंडिया से, वो क्या करना चाहते हैं उनको उनका ये हक दे, और फिर वो जीत जाएं जिस तरह से भी वो जीना चाहें, उनको जीना चाहिए। अच्छा, आज 5 अगस्त है नाज़रीन, और यौम इस्तेहसाल हम बना रहे, उसी से मुतालिक एक पैकेज भी तैयार किया कश्मीरियों के लिए, वो देखते हैं। 5 अगस्त यौम इस्तेहसाल कश्मीर, मकबूजा कश्मीर की कानूनी हैसियत तब्दील करके इसे गैर कानूनी तौर पर भारत में जम करने के अमल को 5 बरस मुकम्मल होने पर सरहद के दोनों तरफ और दुनिया भर में रहने वाले कश्मीरी यौम इस्तेहसाल मना रहे हैं। यौम इस्तेहसाल कश्मीर के मौका पर मकबूजा कश्मीर में मुकम्मल हड़ताल की जा रही है। लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों जानिब पाकिस्तान और दुनिया भर में भारत के गैर कानूनी इक़दाम के खिलाफ रैलियां निकाली जा रही है, और बैनुल अक़वामी बरादरी से 5 अगस्त 2019 के इक़दाम वापस लेने के लिए दबाव डालने
करने का मुतालबा किया जा रहा है। पाकिस्तान में यौम इस्तिसाल कश्मीर के मौका पर 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की जाएगी। सड़कों पर ट्रैफिक 1 मिनट के लिए रोक दी जाएगी। सरकारी सतह पर भी रैली निकाली जाएगी जिसमें वफाकी वज़रा, हुर्रियत क़यादत और स्कूलों के बच्चे शिरकत करेंगे। दुनिया भर के दीगर ममालिक में भी कश्मीरी और पाकिस्तानी भारत के खिलाफ 5 अगस्त 2019 के गैर कानूनी इक़दामात के खिलाफ एहतजाजी रैलियां निकाल रखेंगे। भारत ने 5 अगस्त को आइन के आर्टिकल 370 को मनसूख करते हुए मुतनाज़े हैसियत खत्म करके मकबूजा कश्मीर को ज़म कर लिया था। जी, तो ये रिपोर्ट थी जो कि निम्रा ने आपको दिखाई और यकीनी तौर पे कश्मीरियों का जो हक़ खुद इरादियत है, इसके हवाले से पाकिस्तान अपने स्टांस के ऊपर कायम है और पाकिस्तान कायम रहेगा और हम ये चाहते हैं कि अक़वामी मुत्तहिदा की जो करारदाद है उसके मुताबिक फैसला हो। निम्रा, इसके बाद आपका और मेरा फेवरेट सेगमेंट पाकिस्तान का फेवरेट सेगमेंट आने लगा है जिसमें हम सितारों की बात करेंगे और ये बात करेंगे कि आपका अगला हफ्ता कैसा गुजरेगा। एक एडिशन हुई है निम्रा के कहने पे और बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश के ऊपर भी हमारी स्क्रीन के ऊपर आपका ये नंबर भी आ रहा होगा, मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं इस नंबर पे 051-2624946 पे आप कॉल कर सकते हैं। 051-2624946 पे आप कॉल कीजिए, अपने सवालात हमें दीजिए और हम उन सवालात के जवाबात जानेंगे अपने एस्ट्रोलॉजिस्ट अजीम शेख साहब से। यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का। स्टे विद अस। वेलकम बैक एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर फेवरेट सेगमेंट। आज इस खुसूसी सेगमेंट में हम बात करने लगे हैं 12 सितारों के हवाले से कि आपका ये हफ्ता कैसे गुजरेगा, कौन से सितारे से मुताल्लिक क्या चल रहा है और फिर क्या हाल अहवाल होने जा रहा है और क्या हालात होने जा रहे हैं आप लोगों के इस हफ्ते में। नंबर हसन एक बार रिपीट कर देते हैं। अभी हम लोग बात करेंगे ओवरऑल, फिर उसके बाद आप लोग कॉल्स करके अपने कोई खुसूसी सवालात हैं तो वो भी पूछ सकते हैं। जी हाँ, नंबर अगर बताया जाए तो 051-2624946 इस पे आप कॉल कर सकते हैं और अपने सवालात अजीम शेख साहब से पूछ सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अजीम शेख साहब। शेख साहब अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले सितारों की बात की जाए तो एरीज से स्टार्ट होता है। एरीज से सर प्लीज स्टार्ट कीजिएगा। जी वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल रैपिडली जो है हम एरीज से ही स्टार्ट करेंगे ऑब्वियसली। ठीक। और 2-3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं एरीज के लिए। अच्छा, इससे पहले कि आप एरीज का स्टार्ट करें, आपने पिछले हफ्ते गिला किया था कि आप लोग वक्त कम देते हैं, तो आज आपके पास अच्छा वक्त है। सो इन डिटेल में बताइएगा स्टूडेंट लाइफ कैसी रहेगी, मॉइशत कैसी रहेगी किसी भी शख्स की, लव लाइफ कैसी रहेगी, ये सारे लोग सुनना चाहते हैं। इस वजह से हमने आपको खुला वक्त दे दिया। जी बिल्कुल ठीक हो गया। हाँ, उसमें ये है कि एरीज के से अगर स्टार्ट करें तो एरीज का ये वीक जो है 2-3 सेक्टर इसमें हम कवर करेंगे सब ज़ोडिएक साइंस के। सबसे पहले एरीज जो स्टूडेंट्स हैं खासतौर पे बहुत ज्यादा मुझे भी फीडबैक आया था कि स्टूडेंट्स के बारे में बताया जाए कि उनकी स्टडीज कैसी रहेंगी, जो अब्रॉड जाना चाहते हैं उनके बारे में। तो स्टूडेंट्स के बारे में बता देता हूँ कि आगे जो आने वाली चीजें हैं, आगे आने वाले जो वीक है, खासतौर पर ये जो वीक है ये बड़ा न्यूट्रल सा वीक है क्योंकि अभी हॉलीडेज चल रही है और नेक्स्ट वीक से जाके हॉलीडेज खत्म होंगी और बाकी सारी चीजें होंगी। लेकिन स्टूडेंट्स के लिए ये वीक बेटर रहेगा जो ट्रैवल करना चाह रहे हैं स्टूडेंट्स, खासतौर पे स्टडी वीजा पे, बाकी सारी चीजों पे। वैसे तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान के 70% स्टूडेंट जो है वो अब्रॉड ट्रैवल करना चाह रहे हैं, लेकिन ये है कि जो खासतौर पे अभी ट्रैवल करना चाह रहे हैं इस वीक में डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो चीजें हैं जो पूरे नहीं हो रहे थे, कुछ ऐसी चीजें हो रही थी, वो चीजें काफी बेटर हो जाएंगी, उसमें अच्छे रिस्पॉन्सेज मिल जाएंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं इसी सेक्टर में एरीज में कि जो बिजनेस कर रहे हैं, जो जॉब्स कर रहे हैं या नया बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, जो जॉब्स कर रहे हैं उनको चेंज ऑफ प्लेस का एक हल्का सा चांस मिलेगा। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इस वीक में आपको अजीम साहब, आपने जो चेंज ऑफ प्लेस की बात पिछले हफ्ते मेरे लिए की थी, माजरत के साथ आपको इंटरप्ट किया, बड़ी महंगी पड़ी है वैसे वो मुझे। अच्छा चलो वो जेमिनी पे आते हैं तो फिर आपसे ठीक। ओके जी सर, बता रहे कुछ चेंज ऑफ प्लेस इस वक्त नहीं करनी चाहिए। इस वीक में छोटा सा बड़ा स्लाइड सा चांस मिलेगा, स्लाइटली सी चेंज फील होगी कि यहाँ पे मुझे चेंज करना चाहिए। मेरा नहीं ख्याल यहाँ पे चेंज करना चाहिए, कोई इतने ज्यादा प्रोडक्टिव प्लैनेट्स नहीं है। और जो बिजनेस करना चाह रहे हैं या नया बिजनेस, नई इन्वेस्टमेंट, नई कोई वेंचर करना चाह रहे हैं तो उनको भी अभी इस वीक थोड़ा वेट करना पड़ेगा। मून की और सन की पोजीशन में, सन लियो में है इस वक्त, आया ही है अभी, और इसलिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा कि वहां पे चीजें जाके कुछ बेटर हो, चीजें बेहतर हो। नेक्स्ट वीक में जाके वो फिर नेक्स्ट वीक बताएंगे। तो इसलिए ये चीजें हेल्थ वाइज ओवरऑल एरीज की जो हेल्थ है वो ठीक रहेगी। ऐसी कोई बहुत ज्यादा प्रिकॉशंस लेने की जरूरत नहीं है, चीजें ठीक है, न्यूट्रल है, पॉजिटिव है इस वीक में। ठीक। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं। जी टॉरस पे आते हैं। जी
टॉरस जी, टॉरस वालों को अपनी हेल्थ का थोड़ा सा ख्याल करना पड़ेगा सबसे पहले। ओवरऑल सब टॉरस को, वो जूनियर्स हो, वो सीनियर्स हो, अपनी हेल्थ का थोड़ा सा कंसर्न जो है उसको देखना पड़ेगा। अखराजात हो सकते हैं, डॉक्टर से कंसल्टेशन हो सकती हैं, सारी चीजें हो सकती हैं। जो स्टूडेंट्स हैं या जो जिनकी शादियां नहीं हो रही, खास तौर पे इस वीक में रिश्ते आने के चांसेस जरूर हैं, रिश्ते आ सकते हैं, पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं। और जो बिजनेस कर रहे हैं, कोई इतनी ज्यादा प्रोडक्टिव वीक नहीं है, लेकिन न्यूट्रल है, जिसे कहते हैं हम न्यूट्रल है, कोई इतनी ज्यादा अच्छा भी नहीं और बुरा भी नहीं। हाँ, बिल्कुल न्यूट्रल है, कोई नुकसान भी नहीं होगा, कोई फायदा भी ज्यादा नहीं होगा। एक अच्छा वीकेंड आपका गुजरेगा, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे यहाँ जाके चीजें ठीक होंगी, फैमिली गेट टुगेदर, बाकी सारी चीजें, तो इसलिए ज्यादा बर्डन लेने की जरूरत नहीं है इस वीक में। ठीक हो गया। अब आते हैं जेमिनी की तरफ। जी, जेमिनी की तरफ भी आते हुए डर लगता है, क्योंकि आपका तो फिर आप डांटना शुरू कर देती हैं। डरने की क्या जरूरत है? सर आप देखिए, आपने टॉरियंस को डराया, लेकिन हम नहीं डरे, हम इनके साथ बैठे हुए टॉरियंस। देखे डरे मत, खुल के बताए, खुल के बोल। हाँ नहीं, जेमिनी की चेंज ऑफ प्लेस जो थी वो पिछले वीक नेगेटिव रही या पॉजिटिव रही? मुझे तो यही नजर आ रहा था कि पॉजिटिव होनी चाहिए और वहां पे चेंज ऑफ प्लेस का चांस बन रहा था। अगर नहीं लिया चांस, तो इस वीक में 2-3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इस वीक में फाइनेंसिस थोड़े बेहतर हो सकते हैं। इस वीक में जिनकी शादियां नहीं हो रही या लेट मैरिजेज हैं, आपकी तो लेट नहीं हुई, या बाकी जेमिनी जो लेट नहीं हुए उनकी तो नहीं, लेकिन जिनकी लेट मैरिजेज थी उनकी शादियां, उनके प्रपोजल को बाद चलने के सिलसिले बन सकते हैं इस वीक में। और जो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स की पढ़ाई के बारे में बहुत ज्यादा कंसर्न आ रहे हैं, बहुत ज्यादा कॉल्स आ रही हैं, मुझे भी पर्सनली लोग पूछ रहे हैं कि स्टूडेंट्स के बारे में बताया जाए। स्टूडेंट्स की पढ़ाई इस वीक में जो जेमिनीज है उनकी पढ़ाई अच्छी हो सकती है। कोई नई फील्ड ज्वाइन कर सकते हैं, नया काम, नई स्टडी स्टार्ट कर सकते हैं। जो अपना ऑलरेडी स्टडी कोई कंप्लीट कर चुके हैं, तो नया कोई सब्जेक्ट या नई पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। वहां जाके चीजें उनके लिए बेटर है, इस हफ्ते में स्टार्ट कर सकते हैं। हेल्थ वाइज कोई इशू नहीं है किसी किस्म का भी। और जैसे जेमिनी की तबीयत है, वीकेंड उन्होंने मौज मस्ती में गुजारना है, और इस वीकेंड पे भी गेट टुगेदर्स आपकी हैं। ओके अच्छा, एक मिनट हमारे साथ रुकिएगा जी। हमारे साथ कॉलर हैं शोएब अली, ठट्टा सिंध से इनका ताल्लुक है। शोएब बताइएगा, क्या पूछना चाहते हैं आप अजीम साहब से? शोएब साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ सर, आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, पूछिएगा पूछेगा। अस्सलाम वालेकुम जी। हाँ सर, मेरा सवाल ये है कि मेरी डेट ऑफ बर्थ है 7 अगस्त। तो मेरा सवाल ये है कि सर मेरी अक्सर तबीयत ठीक नहीं रहती, और मेरा मसला ये है कि मेरा रोजगार का मसला नहीं हो रहा कहीं। हाँ, ठीक हो गया, आपका सवाल आ गया। 7 अगस्त अजीम साहब, 7 अगस्त का अगर ये भी बता दें तो बेटर होता है। साल भी बता दें प्लीज शोएब, अगर हमें सुन पाए। शोएब चले। जी जी शोएब, मेरा ख्याल है कि कॉल ड्रॉप हो गई उनकी। अच्छा, लियोस के बारे में ये बता दूं कि लास्ट ईयर तो उनका बैड था ही। अगर शोएब के नाम से देखा जाए, शोएब के नाम से, तो ये स्कॉर्पियो बनते हैं नाम से, और वैसे ये लियो हैं। दोनों प्लैनेट्स का इन्फ्लुएंस इनके ऊपर है। डाइजेस्टिव सिस्टम, जहाँ तक मैदे के इश्यूज हैं, वो इनको प्रॉब्लम करते हैं। उसी वजह से इन्होंने जॉब, खास तौर पे जब एरीज का प्लैनेट मार्स इनको अफेक्ट करता है, तो वहां पे जॉब जो है वो टिक के नहीं होती, इनसे रुक जाते हैं। 4-5 महीने की जॉब करते हैं, खराब हो जाती है। इनको चाहिए कि आप मंगल के रोज दें या हफ्ते के रोज दें, दिन तो सारे अच्छे होते हैं, लेकिन एक स्पेसिफिक डे पे आप अगर अपना सदका दें, गोश्त का सदका भी बनता है, बाकी चीजें भी बनती हैं, गरीबों को खाना खिलाएं, ये चीजें, सदका जो है वो आपकी प्रॉब्लम्स को न्यूट्रलाइज कर देता है, बेहतर कर देता है। तो इसलिए सदके पे अपने गौर करें, सदके की बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक हो गया सदका। अब जेमिनी आपने डिस्कस कर लिया था, इससे बाद नेक्स्ट स्टार पे चलते हैं, उसके हवाले से बताइएगा प्लीज। जी, कैंसर पे चलते हैं। कैंसर को इस वक्त बहुत ज्यादा ख्याल रखने की जरूरत है अपनी हेल्थ इश्यूज के बारे में, क्योंकि मून ट्रेवल कर रहा है, मून के घर के पास से गुजर के गया है, आगे स्क्वायर में आ जाएगा। बैड प्लैनेट्स का एस्पेक्ट है। खासतौर पे 2 चीजों पे बड़ा तवज्जो रखनी है। अपने जो फैमिली अफेयर्स हैं, फैमिली इश्यूज जो हैं, पेरेंट्स के साथ, बड़ों के साथ, एल्डर्स के साथ, वो इश्यूज बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। उन इश्यूज पे बहुत ज्यादा कोई ऐसी डिबेट नहीं करनी जहाँ पे जाके चीजें खराब हो। और अपनी हेल्थ का भी बहुत सारा इस वीक में ख्याल करना है कंसीलियम में। ओवरऑल जो स्टडीज कर रहे हैं उनको ये चाहिए कि जो भी स्टडीज कर रहे हैं स्टूडेंट्स,
अपनी स्टडीज पे पूरा फोकस रखना है, क्योंकि इस वक्त आउट ऑफ फोकस हो सकते हैं इस वीक में। दिल नहीं कर रहा पढ़ाई करने को, और कामों में दिल लग रहा है, बाकी चीजों में दिल लग रहा है, लेकिन इस वक्त पढ़ाई पे पूरा फोकस रखें। चीजें नहीं भी आपकी फेवर में है तो फिर भी आपको स्ट्रगल करके, थोड़ा सा फाइट करके अपनी चीजों को न्यूट्रलाइज करना है। इसलिए ये वीक थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सा टाइट है। थोड़ा कोशिश कीजिए कि जो बिजनेस कर रहे हैं, बाकी मामला कर रहे हैं, जो खासतौर पर जो ट्रेवल करना चाह रहे हैं इस वीक में, डोमेस्टिक हो या इंटरनेशनल हो, अपने ट्रैवल में बहुत सारा ख्याल कर रहे हैं। जो डोमेस्टिक कर रहे हैं उनको अपनी ड्राइव पे बहुत सारा ख्याल करना है। जो इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हैं अपना लगेज का, ये ओवरऑल ये वीक थोड़ा सा नेगेटिव है कंसीडियंस के लिए, इसलिए थोड़ा सा अपनी चीजों का ख्याल रखें। ठीक हो गया। चलें जी, नेक्स्ट चार्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट लियो पे आ जाते हैं। लियो के लिए अच्छा टाइम है, बहुत प्रोडक्टिव टाइम है। इस वीक में सडन गेन्स हो सकते हैं और पैसे आ सकते हैं कहीं से भी, कोई अच्छी जॉब लग सकती है। ऐसा जो जूनियर्स हैं, जो भी स्टडीज कर रहे हैं, उनको जॉब्स की ऑफर आ सकती है। इस वक्त जॉब कहीं पे मिल सकती है, जहाँ पे भी वो पढ़ रहे हैं, जो भी स्टडीज पढ़ रहे हैं, काम को प्रैक्टिकल लाइफ स्टार्ट हो सकती है, यानी कि वहां से इनको पैसे आने की उम्मीद बन जाएगी और पैसे आ भी जाएंगे इस वीक में। ठीक हो गया। लियो के लिए मतलब कि लियो एक वाइट स्टार है निमरा, जो कि अच्छा है। सर अगर इसके अलावा अगले स्टार की बात बता दें, क्योंकि जब भी सुनते आ रहे हैं कोई न्यूट्रल है कोई किस तरह, लेकिन लियो वालों के लिए अच्छी खुशखबरी है। अच्छी खबर थी उनके लिए। हाँ जी, ऐसे ही है, इनके लिए बेहतर है। इस वक्त काफी पॉजिटिव है, प्रोडक्टिव है। तो जो भी ये वीक आता है, इसको प्रोडक्टिव टाइम को हमेशा यूज करना चाहिए, इसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए, वहां पे मेहनत ज्यादा करनी चाहिए और उस टाइम को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। लियोस के लिए यही कहूंगा। लियोस के लिए नेक्स्ट आ जाते हैं जी वर्गोस पे। वर्गोस के लिए कैसा रहेगा ये हफ्ता? जी, वर्गो के लिए बता देते हैं। वर्गो के लिए भी वीक ठीक है, लेकिन जैसे ही आपका बुध जुमेरात और जुमा शुरू होगा, यहाँ जाके थोड़ा सा ना अपने सिबलिंग्स के साथ या मैरिटल अफेयर्स में थोड़ा सा एहतियात कीजिएगा, क्योंकि ये वीक नॉर्मली मैंने बताया कि सिर्फ 2-3 जोड़िए के लिए बेहतर होगा, बाकियों के लिए थोड़ा सा न्यूट्रल है, कईयों के लिए नेगेटिव है। तो इसलिए कुछ चीजों को आपको देख के चलना पड़ेगा। वर्गोस को अपने खास तौर पे बार बार कह रहा हूँ, मैरिटल अफेयर्स पे, जिनकी शादी हुई हुई है या जिनकी मंगनी हुई हुई है, कोई भी किसी भी किस्म के गुस्से में कोई भी सख्त डिसीजन, कोई भी हार्श डिसीजन लेने की जरूरत नहीं है। ये वीक गुजर लेने में, नेक्स्ट वीक में जाके चीजें काफी सारी बेटर हो जाएंगी। और आपको जो स्ट्रेस फील हो रहा है, फाइनेंशियल स्ट्रेस हो, मैरिटल स्ट्रेस हो, फैमिली का हो, सिबलिंग्स का हो, हस्बैंड वाइफ के दरमियान कोई चीज हो, तो उसको ये वीक जो है वो अच्छे तरीके से गुजारे। नेक्स्ट वीक में जाके चीजें बेटर हो जाएंगी। हेल्थ वाइज कोई ऐसा इशू नहीं है, तो इसलिए उस चीज को कोई भी स्ट्रेस लेके अपनी हेल्थ को ना खराब कीजिएगा। हेल्थ वाइज वैसे कोई इशू नहीं। ठीक हो गया सर। नेक्स्ट चलते हैं लिब्रा की जानिब। जी, लिब्रा की जानिब चलते हैं। और लिब्रा जो है वो इस वक्त काफी पॉजिटिव साइंस उनके लिए आ रहे हैं, सपोर्ट मिल रही है, दोस्तों से सपोर्ट मिल रही है, अपने कलीग से सपोर्ट मिल रही है, पॉजिटिव वीक है उनके लिए। फाइनेंशियल कंसर्न जो है वो काफी सारे बेटर हो रहे हैं उनके, और पैसे वैसे आने की उम्मीद भी बन रही है। तो इसलिए पैसे भी आ जाएंगे इस वीक में लिबरल्स को, दोस्तों से, फैमिली से सपोर्ट भी मिल जाएगी, लीगल केसेस जिनके चल रहे हैं उनको भी सपोर्ट मिल जाएगी, चीजें काफी सारी बेटर। ये वीक जो है ये इनके लिए बड़ी सडन गेन्स का वीक है। यहाँ पे सडन गेन्स हो सकते हैं, अचानक से कोई ऐसी चीज आ जाए, कोई फेवर मिल जाए, तो यहाँ जाके फेवर्स का वीक है और इस वीक को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक हो गया। स्कॉर्पियोस की तरफ आते हैं, उनका ये हफ्ता कैसा रहेगा? जी, स्कॉर्पियोस के लिए मैं फिर वही कहूंगा कि जैसे एरीज के लिए थोड़ा सा न्यूट्रल वीक था, स्कॉर्पियो भी क्योंकि उसी कैटेगरी में आते हैं, लेकिन ये है कि स्कॉर्पियो के हिसाब से थोड़ा सा इनको भी अपनी थोड़ा सा हेल्थ का ख्याल करना पड़ेगा। थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज और फाइनेंशियल इश्यूज, ज्यादा अखराजात नहीं करने इस वीक में। पैसे वैसे इनके पास हैं या आएंगे या जो भी होगा, लेकिन इस वीक में अखराजात बहुत ज्यादा होंगे, तो इसलिए अखराजात पे थोड़ा सा कंट्रोल रखें, अपने हेल्थ इश्यूज और अपनी खास तौर पे जो पेरेंट्स की हेल्थ है उसका भी ख्याल रखिएगा। स्टूडेंट्स जो हैं वो अपनी कोई भी उनके अखराजात जो हो रहे हैं वो अपनी स्टडीज पे, अपनी बुक्स पे, बाकी सारी चीजों पे, कहीं आने जाने पे, या कोई ऐसा ट्रैवल हो रहा है जहाँ पे आपको कुछ पढ़ने के लिए जाना पड़ रहा है या ऐसी कोई चीज है, तो उस पे अखराजात होंगे। हेल्थ वाइज थोड़ा सा अपना ख्याल रखें। हेल्थ ऑलमोस्ट इस वीक में सिर्फ 2-3 जोड़िए के ठीक रहेगी, बाकी थोड़े थोड़े हल्के फुल्के इश्यूज सबके रहेंगे इसमें। ठीक हो गया। अजीम साहब सजिटेरियस की जानिब जाते हैं। जी, सजिटेरियस की तरफ आ जाते हैं। सजिटेरियस इस वक्त जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी ये अच्छी न्यूज है कि यहाँ पे सजिटेरियस के लिए बड़ा पॉजिटिव वीक चल रहा है। स्टूडेंट्स जो
खासतौर पे वही 2-3 बातें लोग पूछते हैं कि ट्रैवल के लिए और स्टडीज के लिए। स्टडीज अच्छी हैं और ट्रैवल भी हो सकता है। ये ट्रैवल से रिलेटेड जो मामला स्टक थे पिछले 2-3-4 महीने से, वो इस वीक में अच्छा रिस्पॉन्स आ सकता है कि यहाँ पे जाके इस वीक में कोई इनको लेटर आ जाए, कोई जॉब लेटर आ जाए, कोई स्टडी का लेटर आ जाए। ये चीजें सारी इस वीक में हो सकती हैं, तो इसलिए इस वीक को अच्छे तरीके से यूज करना चाहिए। और फाइनेंशियल कंसर्न जो है वो अच्छे हो सकते हैं इस वीक में। जो बिजनेस कर रहे हैं, जो जॉब कर रहे हैं, जो अगर वो कुछ जॉब कर रहे हैं तो जॉब चेंज ऑफ प्लेस करते हैं, चेंज ऑफ जॉब करते हैं, तो प्रोडक्टिव होगी, बेहतर होगी पहले से बहुत ज्यादा। और जो बिजनेस कर रहे हैं खासतौर पर सीरियस या जो सर्विसेज दे रहे हैं किसी किस्म की, उनको बहुत अच्छे फाइनेंशियल जो है वो गेन्स हो सकते हैं, पैसे वैसे बड़ी अच्छी अमाउंट आ सकती है। तो ये वीक बड़ा पॉजिटिव है सीरीज के लिए। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट स्टार की तरफ आते हैं हम और देखते हैं कि उनका ये हफ्ता कैसा गुजरेगा कैप्रिकॉर्न के लिए। कैप्रिकॉर्न्स का ये हफ्ता कैसा रहेगा अजीम साहब? जी, कैप्रिकॉर्न के लिए बारे में मैं ये बता देता हूँ कि कैप्रिकॉर्न थोड़े से मिक्स एंड मैच चल रहे हैं, थोड़ा सा कंफ्यूज चल रहे हैं अपने करियर को लेके। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स अगर की बात की जाए, या जो ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं या ऑलरेडी कुछ किसी फील्ड में हैं, वो अपने फील्ड छोड़ना चाह रहे हैं, लेकिन मैं उनको बिल्कुल मशवरा नहीं दूंगा कि वो फील्ड छोड़ें। और जो बिजनेस कर रहे हैं या जो प्रैक्टिकल लाइफ में ऑलरेडी हैं, जॉब पे हैं, वो अपनी जॉब चेंज करना चाह रहे हैं और चेंज ऑलमोस्ट अपना माइंड मेकअप कर चुके हैं कि नई जॉब पे जाना है, नया काम करना है, नए लोगों के साथ करना है। मेरा नहीं ख्याल कि ये वीक, क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि अभी ये वीक किसी भी किस्म की चेंज करने का, किसी भी किस्म का बड़ा डिसीजन लेने का नहीं है। नेक्स्ट वीक में जाके कैप्रिकॉर्न जो भी डिसीजन लेना है वो नेक्स्ट वीक में करें। इस वीक में अगर करेंगे या ऐसा कोई डिसीजन लेंगे या कोई जॉब चेंज करेंगे, नया बिजनेस स्टार्ट करेंगे, नई इन्वेस्टमेंट करेंगे, नया एसेट परचेज करेंगे, तो मेरा नहीं ख्याल कि फ्रूटफुल रहेगा। कर भी लेंगे तो कोई इतना ज्यादा बेहतर नहीं होगा। नेक्स्ट वीक का वेट करें, वहां जाके चीजें बेटर होंगी। ठीक हो गया। ठीक सर, नेक्स्ट स्टार एक्वेरियस की जानिब चलते हैं। जी, एक्वेरियंस के लिए मैं ये बता दूं कि इस वक्त अपने जो ट्रैवल कर रहे हैं बच्चे या जो स्टडीज कर रहे हैं, उनको अपनी ट्रैवलिंग में बहुत सारा अपनी चीजों का, अपने मामला का ख्याल करना पड़ेगा। कुछ ऐसी चीजें हो सकती है कि लास्ट टाइम पे जाके कोई एक डॉक्यूमेंट रिक्वायर हो सकता है, कोई ऐसी चीज हो सकती है जहाँ पे जाके चीजें तक हो सकती हैं। हाँ जी। तो इसलिए अपनी तैयारी पूरी रखें, अपने डॉक्यूमेंट्स, अपनी सारी चीजें जो आप ट्रैवल में आपको जरूरत है या स्टडीज में जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें जो जरूरत है, जो बेसिक नेसेसिटीज हैं उसको पूरा करें। अगर वो पूरा नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। मैरिटल अफेयर्स और बच्चे जिनकी शादियां नहीं हो रही, ये वीक उनके लिए बेटर है एक्वेरियंस के लिए। जो छोटी उम्र के बच्चे हैं, बहुत यंग एज में जो बच्चियां हैं, उनके रिश्ते आ सकते हैं इसमें, और फाइनल भी हो सकते हैं। 19, 20, 21 साल के जो बच्चे बच्चियां हैं, इनके रिश्ते आ सकते हैं एक्वेरियंस के इस वीक में, और फाइनल भी हो सकते हैं। और जैसे कहते हैं ना कि फॉरन फाइनल, और बड़ा पॉजिटिव है उसके लिए। तो भी इस वीक में हाँ जी, ऐसे बिल्कुल फाइनल होने वाली चीज जो है, तो इस वीक में फाइनल हो सकते हैं, उसके लिए पॉजिटिव है। और जो बिजनेस कर रहे हैं, बाकी सारे मामला हैं, उनको अपनी जॉब्स कर रहे हैं खासतौर पे, वो बड़े रिलैक्स हैं अपने सारे मामला। हो गया सर, कॉलर्स बहुत ज्यादा है हमारे पास, जरा पाइसेस की जानिब जाइएगा, उसके बाद थोड़ा जल्दी फिर कॉलर्स की तरफ चलते हैं। जी, पाइसेस के लिए मैं ये बता दूं कि ये वीक उनके लिए बेटर है, पॉजिटिव है, चीजें अच्छी हैं उनके लिए। फाइनेंशियल कंसर्न बेहतर हो सकते हैं इस वीक में। कोई जो जॉब कर रहे हैं उनको बड़ी अच्छी कहीं से जॉब की ऑफर आ सकती है। फौरन चेंज करना है इस वीक में, सोचना नहीं है। कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं अगर कोई पाइसेस, तो फौरन चेंज करना और रैपिड चेंज करना है, सोचना नहीं उसके बारे में ज्यादा। सही हो गया। कॉलर्स को शामिल करते हैं। जी हाँ, दुर्र शहवार हमारे साथ हैं फैसलाबाद से। पूछिएगा, क्या पूछना चाहती हैं? दुर्र शहवार, मैं पूछना चाह रही हूँ कि मेरे फाइनेंशियली हालात नहीं ठीक हो पा रहे। आपकी डेट ऑफ बर्थ? मेरी डेट ऑफ बर्थ 3 मार्च 1981। 3 मार्च 1981। ठीक हो गया, थैंक यू दुर्र शहवार। सर, आपने सवाल सुन लिया? शहवार, राइट। कोई और सवाल है आपके पास? अच्छा, वो जी अजीम साहब बताइएगा। 3 मार्च 1981 बताया ना जी? 1981। फाइनेंशियल कंसर्न्स पूछ रहे थे मेरे ख्याल जी। फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो पा रही। हाँ नहीं, पाइसेस को अभी ये वीक बताया ना कि ये वीक बड़ा अच्छा है। इस वीक में अच्छे प्रोडक्टिव चांस बन जाएंगे, लेकिन इनका ज्यादा बेटर टाइम जो स्टार्ट होगा वो जाके शुरू होगा नवंबर और दिसंबर में। ये पिछले 6-7 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं और अपनी चीजों को ऑलमोस्ट मैनेज करते जा रहे हैं, बाय हुक और बाय क्रुक बड़े अच्छे तरीके से मैनेज कर रहे हैं चीजों को। लेकिन पाइसेस जो है साल के एंड में जाके उनकी पोजीशन बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। नवंबर और दिसंबर
बड़ा पॉजिटिव है, वहाँ जाके चीजें अच्छी। चलें जी, दूल्हा शहवार को नवंबर और दिसंबर तक का इंतजार करना पड़ेगा। नेक्स्ट कॉलर है जी हमारे साथ। कॉलर बहुत ज्यादा है, लेकिन कनेक्ट नहीं हो, स्क्रूटनी भी हो रही है। और अच्छा अजीम साहब, ये जितनी भी प्रेडिक्शंस आप करते हैं तो ये मतलब सब लोगों के लिए होती हैं, स्टार्स में जितने भी लोग मौजूद हैं, या सब्जेक्ट टू होता है? अच्छा नहीं, उसमें 2-3 चीजें होती हैं कि हम ओवरऑल जब बताते हैं तो ओवरऑल हम एक ज़ोडिएक साइन को देखते हैं कि प्लैनेटरी कंडीशन कहाँ पे जा रही है, किस तरह की चल रही है सबकी। तो हम वीकली जो हॉरोस्कोप बताते हैं उसको ज़हन में रखते हुए जो उनकी पोजीशन है, क्योंकि सन कहाँ पे है, मून कहाँ पे है, मरकरी, वीनस, मार्स, स्पाइसेस, ये सब कुछ देखते हुए हम उनकी पोजीशन बनाते हैं। सही हो गया। अच्छा, मुख्तार अली कराची से हमारे साथ कॉलर मौजूद है। मुख्तार, अस्सलाम वालेकुम, डेट ऑफ बर्थ बताइएगा। वालेकुम सलाम। 23/5/1971। 30 मार्च 19 23 मई 23 मई 1971। अच्छा, 1971। आप सवाल क्या पूछना चाह रहे हैं? मई 1971। जी, मैं ये कह रहा हूँ कि जिस अजीज दोस्त रिश्तेदार के साथ अच्छाई करता हूँ वही गले पड़ जाता है, मेरे अपना हेल्प करता हूँ वही गले पड़ जाता है। नेकी कर दरिया में डाल। अजीम साहब, सवाल सुन चुके हैं आप? हाँ जी, वो तो मेरा ख्याल है जो बंदा पॉजिटिव होता है उसके लिए, क्योंकि इनका जुपिटर बड़ा पॉजिटिव बैठा हुआ है, ये सबके साथ इसलिए करते हैं। तो ये नॉर्मल एक रूटीन है हमारे माशरे की कि वो आपने जैसे कहा कि नेकी कर दरिया में डाल, तो आजकल दरिया भी खुश्क है, कौन से दरिया में डाल के आएंगे, नेकी को भी चोट लग जाती है। तो इसलिए बहुत सारी प्रॉब्लम इनकी लाइफ में हैं और स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। आप अपना काम करते जाएं, अपने हिस्से की शमा जलाते जाएं, बाकी काम आप अल्लाह पे छोड़ दें। हमारे साथ आसिफ मौजूद हैं, चौक सर्वर शहीद से। आसिफ, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइएगा और सवाल क्या पूछना चाहते हैं आप? ये हमें टीवी पे भी साथ सुन रहे हैं। टीवी पे भी, टीवी का वॉल्यूम प्लीज बंद कर लीजिएगा आसिफ, और फिर बताइएगा जिंदगी के बारे में। जी क्या अपने कारोबार के बारे में पूछना है। आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? 25 अगस्त 2004। 25 अगस्त 2004। अभी तो यार आप 20 साल बहुत ही यंग है, बट चले 25 अगस्त 2004। अजीम साहब, अच्छा क्या सवाल कुछ भी नहीं, वैसे इन्होंने सिर्फ इन्होंने कहा जी 25 अगस्त 2004 मेरी बर्थडे है और मेरा जन्मदिन है और मैं कारोबार के हवाले से पूछना चाह रहा हूं। आसिफ नाम था, राइट? आसिफ। नहीं, पहले अपनी अगर इनको कोशिश करनी चाहिए को हुनर सीखें। को हुनर अगर सीखेंगे या अगर को हुनर इनके पास है तो उस पर फोकस करें, क्योंकि यंग एज में अभी चीजें बहुत सारे आसमान इनके आगे, बहुत सारे बेंचेस इनके आगे खुलेंगे। तो हुनर कोई है, क्योंकि आई एम सॉरी कि एजुकेशन की तरफ से कोई इतनी ज्यादा इनको सपोर्टिव प्लैनेट्स नहीं है, क्योंकि एजुकेशन नहीं है, हासिल कर पाए या नहीं कर पा रहे, आगे नहीं चला पा रहे। तो कोई हुनर इनके पास होगा तो चीजें काफी सारी इनके लिए आगे लाइफ में अच्छी हो जाएगी। ठीक हो गया जी। आसिफ साहब, आपको अपनी पढ़ाई पे भी ध्यान देने की जरूरत है, अगर आप कर पाए और फिर साथ ही आप अगर हुनर सीख लेते हैं तो, क्योंकि अभी तो वैसे भी बड़े यंग है यार, 2004 से लेके। रुखसाना है हमारे साथ जी मियां वाली से। रुखसाना, जल्दी से बताइएगा अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम खत्म होने लगा है। 8 सितंबर। 8 सितंबर। ईयर कौन से आपका? 2000 सितंबर 2000। अच्छा, क्या सवाल पूछना चाह रही है? कि वो मेरी शादी में रुकावट आ रही थी। अच्छा, शादी में रुकावट है, डेट क्या बताई थी? शादी में रुकावट आ रही है अजीम साहब। 8 सितंबर 2000। 24 साल इनकी उम्र हो चुकी है, शादी में रुकावट आ रही है। शादी हो गई इनकी, नेक्स्ट मंथ जो आ रहा है वहाँ पे प्रपोजल आ रहे हैं। सदका दें, आपको सदके की जरूरत है, सदका अपना अच्छा सा दें। और जो भी मैं वैसे ही कहता हूँ कि खास तौर पे सदका देना चाहिए, वो गुरबा में गरीबों में खाना खिलाना चाहिए, अल्लाह ताला उससे राजी होते हैं। और सदका दें, इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ आपका जो है वहाँ पे प्रपोजल आ सकते हैं। रुखसाना, फिर हमें भी आप मिठाई खिलाइएगा अगले महीने, जो आपका प्रपोजल आ रहा है इंशाल्लाह वो आपके हक में बेहतर हो, अल्लाह ताला बेहतर करे। नाज़रीन, ये गुफ्तगू, अजीम साहब आपका भी बहुत शुक्रिया में ज्वाइन करने के लिए। गुफ्तगू आपने सुनी, ये थी हमारी आज की सुबह की सोच। मुझे और हसनैन को तो अच्छी लगी, आई होप सो कि हमारे नाज़रीन को भी अच्छी लगी होगी। आप सबने अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखना है। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।